बाकी फिर क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम पे जाएंगे। y इक्वल टू प्लस स्क्वायर यस प्लस सी और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू एम एक्स टू द पावर जीरो सी। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है इन तीनों इक्वेशन? चार है। कौन सा कौन क्या इक्वेशंस कहलाता है? पहला वाला तो क्वाड्रेटिक ये होता। देख क्या होता। अब मुझे क्या पता क्या है। पहला क्वाड्रेटिक है, दूसरा लीनियर है, तीसरा तीसरा क्यूबिक। क्यूबिक है, चौथे का तो पढ़ा नहीं था। चौथा आपका लीनियर है। हाँ, क्या कह सकते हैं चौथे को? नहीं पता है, मुझे स्टार्टिंग नहीं वो बताया था नहीं होता है। लीनियर कह सकते हैं। भाई पेपर दे देते हैं। पहले वाले को क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्क्वायर है। टू द पावर टू मैक्स पावर उसकी टू है, हाईएस्ट पावर जो है। तो मैक्स पावर ही देखते हैं, ठीक है। तो जो मैक्स पावर जाएगा, जो हमारा वेरिएबल होगा, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका पावर देखते हैं। ठीक है। अब इसका जितना पावर रहता है वही हमारा क्या था, इक्वेशंस कहलाता है ना। तो ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक और ये कांस्टेंट। एक्स टू द पावर जीरो कितना होता है? नहीं पता। वन। वन होता है। तो वन होता है मतलब क्या है, कांस्टेंट है ना। जब हमारे पास सिर्फ नंबर होता है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है। मतलब हर किसी के साथ एक्स का पावर जीरो चलता ही रहता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कितना होगा, एक्स टू द पावर ये जीरो हो गया, एक्स टू द पावर वन भी जीरो है, और एक्स टू द पावर टू की वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे क्या किया है, सिंपली सिर्फ पावर इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, यही है और कुछ नहीं। तो यही चीज क्या होता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है। नोमियल मतलब जो पावर रखे, या तो कभी कभी हम लोग इसको डिग्री भी बोलते हैं, है ना, कि एक्स की डिग्री कितने है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितना है। ठीक है। तो वही हमारा होता है कौन सा, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशंस। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, सिंपली क्या करते हो, पावर ऐड ऑन करते हो, है ना। ऐसा करते क्यों होंगे? पॉलिनोमियल से क्या फायदा होता है, मतलब पावर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है? जो रिजल्ट है उसके फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जो रिजल्ट हमने प्रेडिक्ट करा है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसमें थोड़ा मतलब जो एक्यूरेट आएगी वैल्यू, मतलब ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट आएगी, चलो मान लिया, लेकिन किस बेसिस पे? ये तो सही है कि पॉलिनोमियल हम यूज कर रहे हैं कि हमारा ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, बट एक्यूरेसी किस बेसिस पे रहेगा? कि अगर एरर है कहीं पे, उस एरर एरर का नहीं है। इसमें सिंपल है, अगर आपको एक कर्व लाइन चाहिए, है ना, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशंस कभी भी लाके नहीं देगा। सिंपल रिग्रेशंस का काम होता है किसी भी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन देना। ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा कर्व करना है, तो इसको क्या करते हो, इसके पावर के बेसिस पे डिफाइन करते हो। ठीक है। कि उसके पावर में डिवाइड मल्टीप्लाइड कुछ भी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कर्व क्या होगा, चेंज होगा, नॉन लीनियर बन जाएगा। जैसे y=x², तो मैंने पावर दो रखा है, तो ऑटोमेटिकली पावर जब दो रखे हैं तो हमारा जो लाइन होता है कुछ इस तरीके से कर्व हो जाता है, देखा है ना। यही चीज क्यूबिक में जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है? तो जैसे जैसे पावर ऐड करते जाते हो तो ये क्या होता है कि आपका कर्व होते जाता है। ठीक है। तो यही चीज क्या करता है,
कि आपका लीनियर से नॉन लीनियर में बन जाता है, और हमें पता है कि हर एक प्रॉब्लम लीनियर नहीं हो सकता, है ना, कि हमेशा एक ही इसी तरीके से ट्रेंड फॉलो करे एक स्ट्रेट लाइन का, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है आपका ट्रेंड इस तरीके से जा रहा हो सकता है आपका ट्रेंड इस तरीके से जा रहा हो सकता है आपका ट्रेंड कुछ इस तरीके से जा रहा हो, है ना? किसी भी तरीके से जा सकता है। इसकी करेक्ट लाइन क्या होगी फिर? हम्म। अगर हम इसकी करेक्ट लाइन फॉलो करें। करेक्ट लाइन। हाँ मतलब अपनी बोलो में तो पूरा इंग्लिश में आप पूरा अच्छा, सिंपली पॉलिनोमियल होता है कि आपका जो पावर इंक्रीज करते हैं वो रहता है प्लस, कि वी कैन ऐड अ नॉन लिनियरिटी इन आवर इक्वेशंस। ठीक है, कि जब हम नॉन लिनियरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन ही वैसा रहता है। इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ में एनथ डिग्री के नाम पे दे दिया है इन्होंने, और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें सिंपल है, सेम इक्वेशन है, सिर्फ क्या है हमारे पास पावर है n तक का। ठीक है, तो सिंपली अगर आप इसको प्रॉपर एक डेफिनेशन से रिग्रेशंस के बारे में पूछना चाहोगे तो यही है। ठीक है, ये स्टेटिस्टिकल मेथड है। स्टेटिस्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टैट्स का पार्ट है। ठीक है, और इक्वेशन इसलिए मेथड बोल रहे हैं। एंड दैट मॉडल्स, मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक क्या है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, सिंपल नॉन लीनियर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। और जिससे हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइज होता है वही हमारा क्या होता है, मॉडल होता है, और मॉडल ही हमारा क्या है, एआई है। ठीक है, तो तुम्हारा एक क्या हो गया, एक सिंपल पैटर्न फाइंड करने के लिए इस एआई का यूज कर रहे हो। ठीक है, एआई इज नथिंग, इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, विच इज फाइंड द ऑल पॉसिबल पैटर्न्स। ठीक है, अगर आपके पास डेटा ज्यादा है तो ज्यादा पैटर्न फाइंड कर पाएगा, और जितना ज्यादा पैटर्न फाइंड करेगा उतने अच्छे तरीके से आंसर करेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चैट जीपीटी क्यों नहीं सोच सकता, है ना, क्यों नहीं सोच सकता खुद से, क्योंकि उसके पास क्या है, जितना डेटा से उसको ट्रेन किया गया उसी में से वो कुछ फाइंड कर सकता है, उसी में से कुछ नया बना सकता है ना। लेकिन कुछ नए प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा जल्दी। ठीक है, और दूसरा कि वो कंपनी की तरह बिहेव करेगा, नो इमोशंस। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं कोई मतलब नहीं, नंबर देखेगा उसके बेस पे आंसर करेगा। ठीक है, वही होता है ना, कंपनी को नंबर चाहिए। तो ये दिख रहा है, आपके पास रियल वर्ल्ड में किसी भी तरीके का एक हो सकता है, किसी भी तरीके से पैटर्न जा सकता है ना, तो उसको हम पॉसिबली क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर जब भी आप विजुअलाइज करोगे, ये कौन सा प्लॉट है बता सकते हो, कौन सा प्लॉटिंग चल रहा होगा यहाँ पे पूरे में पूरा, कौन सा प्लॉट यूज हो रहा है, एक तो सिंपल लाइन है और दूसरा, स्कैटर। हाँ, तो जब हम क्या करते हैं स्कैटर प्लॉट के थ्रू डेटा देखते हैं एक्स और वाई का, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमारा लीनियर लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है या नॉन लीनियर। ठीक है, अगर नॉन लीनियर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल या फिर नॉन लीनियर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यही चीज हमारा आज का टॉपिक रहेगा, कि सिंपल लाइन के इक्वेशन के बेस पे रहा तो हम लोग देख रहे थे, अब क्या है नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर रियल वर्ल्ड में क्या था, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉन लीनियर ही रहता है। इसका हम कोड ओपन करते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने जहां तक किया था, ये तो नहीं था, एक और रिसेंट हाउस प्राइस, ये चल रहा था ना आपका टॉपिक का। इसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, तो ये था। इसके अलावा हमारे पास एक ओएलएस का मेथड होता है, ओएलएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे ट्रेडिशनल मॉडल था, जब क्या चलता था, 18th सेंचुरी में चलता था। ठीक है, जब हमारे पास लीनियर रिग्रेशंस का कोई फॉर्मूला नहीं था ना, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल रहे हो ना, तो उस समय हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन नहीं था, तो उस समय चलता था ओएलएस का मेथड। ठीक है,
OLS का सिंपली आपको दिख रहा होगा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया? इसका थोड़ा सा सिंपल मीनिंग बताओ तो क्या होगा नीतीश? ये तो पढ़ा होगा ना, इकोनॉमिक्स है ना? Yes, sir. इकोनॉमिक्स में रहता है, पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा स्टैट से ही बनता है। बस उसमें रहता है, पैसे के बारे में रहता है, बस और कुछ नहीं। स्टैट से हम रियल वर्ल्ड के जितने भी डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। और अगर सिर्फ आप क्या करते हो, फाइनेंस सेक्टर पे जाते हो, तो इकोनॉमिक्स में सारा काम रहता है इसी से। तो जल्दी से बताओ। अच्छा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इसका कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है? लीस्ट स्क्वायर का कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसका इक्वेशन पूछ दूं, मीन स्क्वायर एरर का, ये क्या था बता सकते हो? MSc क्या था? हम्म। हम्म। फुल फॉर्म क्या था? Mean square error. हाँ, तो इसका यूज कहाँ पे कर रहे थे? एरर देखने के लिए। एरर इससे कम नहीं होता था, ठीक है? एरर कम कैसे होगा? तो डीवाई बाई DX यूज करोगे तो आगे जाके हमारे पास क्या होगा, SGD का यूज करेंगे, ठीक है? मीन स्क्वायर एरर का सिंपल रूल था कि जो हमारे पास एक्चुअल वाई है और जो हम प्रेडिक्ट करके ला रहे हैं उसके बीच का कितना डिफरेंस है, ठीक है, उसका एक स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। याद है? यही करते थे। तो इसी का जो आप क्या करते हैं, ये जो आप कर रहे थे, ठीक है, अभी तो आप एवरेज निकाल रहे थे उस टाइम मीन स्क्वायर में, लेकिन आप एवरेज नहीं निकालते, सिंपली ये जो वैल्यू कर रहे हो, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमम होना चाहिए, है ना? तो मिनिमम हम जो करते थे, तो वही चीज हमारा OLS होता था, ठीक है? जो हम लोग क्या करते थे, यहीं पे इसको मिनिमाइज करते थे, किसके थ्रू? तो इसको और इसको चेक करते थे। तो ये चेक करते थे और हम चाहते थे कि ये मिनिमम हो, है ना? तो यही चीज हमें फाइंड करके देता था OLS का, ठीक है? मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स किसको बोलते हैं? एरर को, ठीक है? एरर का ही बोलते हैं रेसिडुअल्स। किसके किसके बीच में? तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे और जो प्रिडिक्ट कर रहे थे। ऑब्जर्व मतलब जो रियल वाला वैल्यू था, और आप जो प्रिडिक्ट जो एक फॉर्मूला के थ्रू निकाल रहे थे। और ये क्या था? फाइंड द बेस्ट लाइन फॉर द डेटा, ठीक है? और यही चीज हमारे पास क्या था? बेसिक था। और इसी से हमारा मीन स्क्वायर एरर बना था, और उसके बाद फिर हमने y = mx + c में यूज किया था इसको, ठीक है? तो ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अब इसीलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया इसका, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। कि जो भी आपका एरर आएगा वो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? इसी के नेम पे क्या है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये याद रहेगा। तो ये ऑर्डिनरी लिस्ट क्या होता है, सेम रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते, बट क्या है, ये मार्केट में है, एक बार आप लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? ये बेसिकली अब हम लोग कभी भी यूज नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास एक SGD होगा, SGD, रिग्रेशंस, ठीक है? SGD का सिंपल मीनिंग होता है, हमने बताया था पिछले क्लास में थोड़ा सा, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। ग्रेडियंट का काम होता है कि कोई भी आपके पास वैल्यू है उसको क्या करना है, मिनिमम की ओर जाना, ठीक है? कि आपका जो नेक्स्ट वैल्यू था, जो एरर था विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है, वो एरर और भी कम कैसे होगा किसी m के बेसिस पे, कि हम m की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारा मिनिमम होगा। तो ये कैसे ला रहे थे? तो हमने बताया था कि आप इसको ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है? तो ग्रेडियंट डिसेंट में ना 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है? एक रहता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एक रहता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एक रहता है स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? तो क्या है स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट? जो है वो हमारा SGD कहलाता है। ये क्या करता है, आपको एक ही बार में ला के दे देगा। ये बेसिकली करता कुछ नहीं है, आपके लिए लूप चलाता है, ठीक है? आप मैनुअली भी चला सकते हो और यहाँ से भी चला सकते हो। और उस लूप में हमेशा क्या स्टोर करके रखता है, लिस्ट में। तो लिस्ट में एरर को या फिर एक वैल्यू ले लेगा एरर, ठीक है? और ये क्या करेगा, जो m की वैल्यू है वो अपडेट करता रहेगा, 0 से मान लेते हैं 10 तक का, ठीक है? पहली बार 0 रख के देखेगा तो उसमें कुछ एरर आएगा,
फिर 1 रख के देखेगा, उसका मान लो 0 रखे तो इसका एरर आ गया मान लेते 10 या 100, ठीक है। देन 1 रखा तो उस समय एरर आ गया 110, ठीक है। तो ये एरर को क्या करेगा, अपडेट नहीं करेगा, बोलेगा कि पहले ही वाला क्या था, मिनिमम था, है ना। तो ये क्या करेगा, उसको रहने देगा पुराने वाले को, फिर क्या करेगा, 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, एरर 90 आ गया, है ना। तो जो हमारा क्या था, एरर का जो वैल्यू था, अब वो 90 वाला को रख लेगा, एम की वैल्यू क्या रख लेगा वो, फाइनल एम, फाइनल एरर और फाइनल एम का नाम से हम एक वेरिएबल रखते हैं, फाइनल एम क्या हो गया 2, ठीक है। अब अगेन क्या करोगे, 2 से 3 करोगे, 3 में जो एरर था वो 92 आ गया, तो वो क्या करेगा, इसको अपडेट नहीं करेगा फाइनल वाले को। फिर अगेन क्या कर रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 4 रखा जैसे वो क्या हो गया 70 हो गया। तो अब क्या है कि जो हमारा फाइनल एरर है इस वाले से कम है ज्यादा है, अगर कम है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चेंज करेगा, तो यहाँ पे इसको हटा के क्या करेगा 70 रख देगा। और किसके रिस्पेक्ट में था, तो ये 4 के रिस्पेक्ट में था। तो इसी तरीके से जो आप एक रेंज दोगे, उस रेंज में से क्या करेगा, जो बेस्ट इस तरीके से फाइंड करके देगा, वही चीज आप क्या करोगे, यूज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैनुअली लूप में भी बना सकते हैं खुद से, है ना। तो यही चीज आप खुद से बनाओ या एसजीडी के थ्रू लिख लो लूप में, ठीक है। ये आपके लिए वो पूरा का पूरा काम कर देता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ेंगे। 3 जो हमारे पास होते हैं ना, इसका काम होता है कि जो भी हमारा मशीन लर्निंग में प्रोसेसिंग होता है उसको फास्ट करना, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सारा चीज बेसिक लेवल पे उतना पता क्यों रहे, क्योंकि ये जितने भी हैं वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, जो शुरू से चला आ रहा है और अभी भी क्या करें, थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन क्या है, अभी हम मॉडर्न हो चुके हैं, आजकल हमारे पास चैट जीपीटी है, तो इन चीजों का क्या करते हैं, उतना यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल जो लाइब्रेरी चाहिए, वो यही सारी लाइब्रेरी जो पिछले क्लास में भी देखा था, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट हमारे पास क्या रहेगा, पांडास डेटा के लिए, नमपाई आप एक्स्ट्रा डेटा मैनिपुलेशंस ऐड करना चाहते हैं, मैटप्लोट्लिब विजुअलाइजेशंस के लिए, सीबॉर्न भी विजुअलाइजेशंस के लिए रहता है, ठीक है। लीनियर मॉडल आप लीनियर रिग्रेशंस यूज कर रहे हो या मल्टी लीनियर रिग्रेशंस यूज कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्म किस लिए होता था, याद है पिछले क्लास में, कॉलम ट्रांसफॉर्म का क्या काम था। तो कोई कॉलम हो जो नहीं चाहिए होगा मतलब नहीं, कि हर एक कॉलम में क्या प्रोसेस करना है, आप एक बार में डिफाइन करके रख सकते हो कि हमारे पास 4 कॉलम है, ठीक है, कॉलम x1, x2, x3 और x4, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना था, इनकोडिंग करना था, तो मैं कॉलम ट्रांसफॉर्म में क्या करूंगा, एज अ लिस्ट पास कर दूंगा और बता दूंगा कि जो x1 है उसमें आपको 1 हॉट इनकोडिंग करना है, ठीक है। जो x2 है उसमें आपको लेबल 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 इनकोडिंग करना है, जो x3 है उसमें आपको क्या करना है, स्केलिंग करना है, ठीक है। जो x4 है उसमें क्या करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक ही बार एज अ लिस्ट बना के रख दिया, तो इसको पता चलता है कि कौन से कॉलम को किस में ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, इसलिए इसका नाम भी क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप एक ही स्टेप में सारा चीज डिफाइन कर, जैसे हम मैनुअली अलग अलग डिफाइन करते थे, कॉलम ट्रांसफॉर्म अलग किया, ये सारी चीज अलग किया, तो ये एक ही बार कंबाइन करके करता है, ठीक है। मेक पाइपलाइन क्या करता है कि आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आप स्टेप्स लिखते हो, या तो इंडिविजुअली एक एक करके रन कर लो, या तो पहले एक बार स्टेप बना लो लास्ट में सबको एक साथ रन कर दो। तो कौन सा इजी बनेगा, कि एक बार हमने सारा चीज बना लिया और उसको एक ही बार लास्ट में रन कर दिया, और सारे एक साथ कैसे रन होंगे, तो सबको एक पाइपलाइन में रखते हो कि बोलते हो कि पहला स्टेप ये है तो पहले ये रन होना चाहिए, फिर दूसरा रन होना चाहिए, फिर तीसरा, देन चौथा, देन मुझे फाइनल रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जब हम डिफाइन करते हैं तो किसके अंदर करते हैं, तो पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा मेक पाइपलाइन का काम करता था, ठीक है। बाकी प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता था कि मशीन लर्निंग में जो डेटा कन्वर्ट करते थे उससे पहले जो भी प्रोसेस रहता था वो सारे प्री प्रोसेसिंग के अंदर रहेंगे, तो उसमें वन हॉट एन्कोडिंग हो गया, स्केलिंग हो गया, वो सारा चीज इसके अंदर रहता था, है ना। तो ये चीज थी, डेटा आप पुराना वाला भी यूज कर सकते हो। अच्छा ये वाला तो हम लोग ने बताया था ना, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, मुझे लगा ये आज का जो रहेगा हमारे पास। बाकी ये सारा चीज देखा था, कहाँ से स्टार्ट करते थे, ये तो पिछले क्लास वाला था, आज का रहेगा यहाँ से रहेगा, मैं भी सोच रहा हूँ पुराना में लिया क्या, ठीक। तो टॉपिक जो आज का रहेगा यहाँ पे रहेगा, वो तो प्रीवियस वाला था, उसमें क्या चीजें थे एक बार जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ ताकि क्या आपको पता चल जाए, ठीक है। ये हमने फिर क्या किया था, डेटा इंपोर्ट किया था, हो गया डेटा, गिटहब का यूआरएल मैंने दिया था उससे अपलोड कर रहे थे,
देन उसमें से कॉलम अवेलेबिलिटी ड्रॉप कर रहे थे उसका सेव, और ये क्या कर रहे थे कॉलम ट्रांसफॉर्म। कॉलम ट्रांसफॉर्म मैंने भी बताया क्या कर सकते हो कि कौन से कॉलम में क्या चेंजेस करने, तो मैंने 3 कॉलम में चेंजेस किए थे, सॉरी 4 कॉलम में। तो कौन कौन से, तो पहला लोकेशंस में चेंज किया था, क्या चेंज किया था, तो उसमें लगाया था वन होट ग्रेडिंग। दूसरा में क्या था एरिया टाइप, तो उसको भी क्या किया था वन होट इनकोडिंग किया था। एंड देन तीसरा चौथा में क्या किया था स्टैंडर्ड स्केलर दोनों में एक साथ अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा कोड रिड्यूस हो गया, है ना। दूसरा फिर हमने क्या किया था, नीचे एक और बनाया था कि जैसे ही हमारा ये कॉलम ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या लिखा था हमने कि वो लीनियर रिग्रेशंस वाले मेथड के अंदर जाएगा, एंड देन क्या करेगा उसको यूज करेगा एज अ पाइपलाइन। तो हमने पाइपलाइन बनाया, पाइपलाइन में 2 स्टेप है क्योंकि मैंने 2 ही स्टेप डिफाइन किया है। पहला कॉलम ट्रांस का, जो हमने कॉलम इसका नाम रखा वेरिएबल का, दूसरा क्या नाम रखा है, तो उसके बाद हमारा मॉडल क्या करेगा ट्रेन होगा, तो उसके बाद मैंने LR का रख दिया, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा है पाइप रखा है। ठीक है, देन जब आप इसको क्या करते हो ट्रेन करते हो, ट्रेन कैसे करते थे याद है, तो हमारे पास चीजें होती थी एक्स और वाई, कि एक्स वैल्यू अलग मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल अलग, इंडिपेंडेंट अलग मतलब फीचर्स अलग और लेबल अलग। ठीक है, अब उसी के बेस पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, क्यों किया था याद है नीतीश, क्यों किया था। क्योंकि हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है, मतलब जो इनपुट है और आउटपुट है वो यहाँ पे जो हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट क्यों करते थे, सर सारा डेटा हम टेस्टिंग में नहीं डाल सकते, पहला चीज करना होता है कि जितना भी हमारे पास डेटा है वो हमारे पास अभी इतना ही डेटा है। ठीक है, इन फ्यूचर आगे आएगा तो वो देखा जाएगा, बट अभी हमारे पास क्या है, मान लो 1000 कॉलम है तो हजार हजार ही डेटा हमारे पास है। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है, उसको अच्छे से ट्रेन भी करना है और मुझे चेक भी करना है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो आधा डेटा कुछ डेटा ट्रेनिंग के अंदर डालेंगे, कुछ डेटा टेस्टिंग के अंदर डालेंगे। और बाय डिफॉल्ट डेटा किस में ज्यादा होना चाहिए, ट्रेनिंग या टेस्टिंग में, ऐसे कॉमन टेस्टिंग। सोच के बताओ। ट्रेनिंग जितने अच्छे तरीके से होगा तो ऑटोमेटिकली एक या 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे तो अगर सही से जवाब दे रहे मतलब सही है ना, तो मतलब ट्रेनिंग का हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेस्टिंग का। ठीक है, तो यही चीज रहता है। तो हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया था। देन ट्रेन करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, फिट मेथड होता है। ठीक है, तो मैंने फिट किया एंड देन ये फिट हो गया। देन जो हमारे पास प्रिडिक्शंस के लिए होता है डॉट प्रेडिक्ट का होता है, अब इसके अंदर जो वैल्यू दोगे वो प्रिडिक्ट करके देगा, यही हमारा क्या होगा फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं वाई प्रेडिक्ट बोलते थे। अब इसके बेस पे एरर कितना आ रहा था वो कैसे निकालते थे याद है, तो एरर निकालने के लिए हमारे पास मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर, R2 स्कोर, ये सारी चीजें थी, है ना। तो ये क्या देता था बेसिकली एरर देता था कि दोनों के बीच का एरर कितना है वो। ठीक है, अब उसी के बीच का वेरिएंस देखना रहेगा, मतलब एक तरीके का एक्यूरेसी देखना रहेगा, तो कैसे देखते थे परफॉर्मेंस देखना रहता था। तो इसका परफॉर्मेंस देखने के लिए हम क्या करते थे R2 स्कोर करते थे। R2 स्कोर का काम क्या होता था बताओ। एक्यूरेसी मैंने बताया था, एक्यूरेसी बोलते हैं बट एक्चुअल में वो एक्यूरेसी नहीं होता, वो होता है हमारा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस मतलब जो हमारा डेटा पॉइंट था, ठीक है, और जो हमने डॉट फिट मेथड से M और C निकाला था, उसके बेस पे जो लाइन बन रहा था वो कितना डेटा को कवर कर पा रहा है। ठीक है, वही हमारा क्या था R की वैल्यू थी। ठीक है, अगर ये लाइन अच्छे से सारे डेटा को कवर कर पा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा ऑटोमेटिकली वेरिएंस कम होगा, है ना, और जितना वेरिएंस कम होगा R2 स्कोर का वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर R2 की वैल्यू ज्यादा है मतलब आपका वेरिएंस कम है, वेरिएंस मतलब ये जो लाइन था जो हमारा क्या था फिट से आ रहा था और ये डेटा पॉइंट्स इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो मतलब ये हमारा जो लाइन हमने क्रिएट किया था वो सही से फिट नहीं हो पा रहा डेटा में, है ना, अगर फिट नहीं हो पा रहा तो ऑटोमेटिकली R2 स्कोर क्या होगा लो होगा। ठीक है, लो का मतलब क्या हो गया हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस मतलब इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, तो वही चीज हम R2 स्कोर के बेस पे निकालते थे, है ना। इसमें एक डिमेरिट था, क्या था बता सकते हो, कि मान लो एक तरीके से इसको हम लोग परफॉर्मेंस चेक बोलते थे या फिर रिग्रेशंस का परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे, है ना। एक्यूरेसी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक्यूरेसी का मीनिंग अलग हो जाता है, एक्यूरेसी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, हम्म, कि गिवन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, यही हमारा होता है एक्यूरेसी, जिसको परसेंटेज भी बोलते हो, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्यादातर एक्यूरेसी नहीं बोलते हैं इसको, या तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बोल सकते हो या तो सिंपली बोल सकते हो इसका जो वेरिएंस है वो कितना कर पाता है। ठीक है, बट सिंपल टर्म में समझाने के लिए हम स्टार्टिंग से क्या कह रहे थे, तो इसको हम बोल रहे थे एक्यूरेसी, ताकि क्या आप इजिली समझ जाओ, है ना।
अब ये चीज हमें निकाल के दे रहा था। अब इसमें एक डिमेरिट थे, क्या थे बता सकते हो जल्दी से? क्या लूप होता है इसमें? कि R2 स्कोर इंक्रीज होता जाएगा चाहे आप जितना भी नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करते जाओ, है ना, चाहे वो रिलेवेंट हो या ना हो। ठीक है। तो वो क्या आता था, इसके बेस पे जो एक परफॉर्मेंस आता था, और जो ये परफॉर्मेंस के बेस पे हमें देता था, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर नहीं होता था, है ना। तो इसमें हम क्या ऐड करते थे, थोड़ा सा पेनल्टी करते थे, मतलब इसी को एडजस्ट करते थे। तो एडजस्ट करेंगे तो वही हमारा क्या था, एडजस्टेड R2 स्कोर था। ठीक है। कि आपका जो R2 स्कोर है, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करते जाओगे, मतलब तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ नहीं होता, कि जितना नंबर ऑफ डेटा रहेगा वो क्या होगा, उतना अच्छा इंप्रूव करे। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। ठीक है। आपने पूछा किसी भी रियल एस्टेट वाले के पास जाके कि मुझे 2 BHK का चाहिए, दिल्ली में चाहिए। ठीक है, तो बोलेगा ठीक है इतना प्राइस पड़ेगा। आपने बोला कि ठीक है, तो दिल्ली के इस लोकेशन साउथ एक्स में चाहिए, तो बोलेगा ठीक है थोड़ा सा साउथ एक्स में इतना रेंज चलेगा। अब आपने बोला कि साउथ एक्स में मुझे क्या चाहिए, कि एकदम रोड के किनारे चाहिए, है ना, थोड़ा साइड क्या। अब उसका बोला कि उसमें क्या होना चाहिए, एयरपोर्ट के सामने होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप डिटेल ऐड करते जा रहे हो, तो रियल एस्टेट वाला क्या रहता है, आपको फिर वो थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स करता है। डिले रिस्पॉन्स मतलब कि उसको भी प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप डेटा, नंबर ऑफ डेटा इंक्रीज करते जाते हो, कंफ्यूजन लेवल भी बढ़ता है ना। तो वही चीज इसके साथ भी रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर कंफ्यूजन लेवल बढ़ेगा, तो एक्यूरेसी वहां पे सही आएगी या गलत आएगी? गलत आएगी। बट R2 स्कोर क्या करता है, आपको एक्यूरेसी भी इंप्रूव करता जाएगा, है ना। चाहे ये कितना भी कंफ्यूज रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्यूरेसी भी धीरे धीरे इंप्रूव करता जाएगा, जो हमारे रियल वर्ल्ड से मैच नहीं होता, है ना। तो वही चीज को हम एडजस्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, R2 स्कोर होता है। ठीक है। कि आप जितना भी नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करोगे, या तो मिनिमम शिफ्ट होगा या तो ना के बराबर शिफ्ट होगा एक्यूरेसी। ठीक है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है। जब हमारा मॉडल बन गया था, फिर हमने इसको सेव किया था। क्या था ये, क्या है? तो ये फिर ये इससे भी आवाज आएगी टैब पे। ठीक है। सारी चीज इधर देख लो, सारी चीजें चलेंगी, बट सबका अलग अलग इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है। हाँ, इन्वायरमेंट के हिसाब से चलोगे तो सही रहेगा। एक बार इन्हें टेलीग्राम पे भी भेज दो, आप ये डिस्कॉर्ड में चल रहा है वैसे भी। ये कोड डेटा पे डायरेक्टली होगा, मॉड्यूल 2, जैसे हम लोग 2 पॉइंट कर रहे थे, अभी 2.1 है, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी। ठीक है। देन ये सारी चीजें सेव किया था, और एक बेसिक फ्रेमवर्क बना के हमने क्या किया था, इसको यूज किया था। और इसको मैंने बोला था स्ट्रीमलेट में होस्ट करने के लिए, जो कल हुआ था। ठीक है। बाकी फिर आज का जो टॉपिक रहेगा यहाँ से रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहला आता है एजम्पशंस। ठीक है। एजम्पशंस का मीनिंग क्या रहेगा? हाँ जी। अज्यूम करना, assumption का meaning तुक्का लगाना। तुक्का एज्यूम, कि मेरे पास पहले से क्या होना चाहिए, है ना। बोल देते हैं ना मैथ में, लेट एक्स इक्वल टू दिस, है ना। हिंदी में माना कि एक्स इक्वल टू 5, एंड देन प्रूव करना स्टार्ट कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, जब भी आप मशीन लर्निंग में यूज करोगे, तो सबसे पहले आपको लेके चलना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है, या तो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा, है ना। सिंपल सी बात है, डेटा जो आएगा आपके पास, या तो लीनियर टाइप का आएगा या नॉन लीनियर टाइप का आएगा। और ये लीनियर और नॉन लीनियर किसके बेस पे डिसाइड होता है, तो जो हमारा लेबल रहता है, और कोई हमारा एक फीचर्स उठा लोगे उसके बेसिस पे। ठीक है। या तो सिर्फ लेबल भी उठा लोगे ना, और उसका क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, या फिर स्कैटर प्लॉट किसी के रिस्पेक्ट में, तो आपको दिखेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो हमारा नॉन लीनियर है। और अगर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है। तो अगर आपके पास क्या डेटा लीनियर है, तभी हम लीनियर रिग्रेशंस का कोई भी मेथड यूज कर पाएंगे। ठीक है। अगर नॉन लीनियर है तो वहाँ पे लीनियर मेथड फेल हो जाता है। ठीक है। तो वो सबसे पहले आप चेक करते हो, है ना। तो इसी तरीके से क्या है, 4 कंडीशन है, 3 4 कंडीशन है। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होते हैं आपके डेटा के बिहाफ में, तभी आप लीनियर रिग्रेशंस यूज करोगे। नहीं करते तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, नॉन लीनियर में स्विच हो जाओगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इजी पड़ता है कि आप पूरा परफॉर्म करते नहीं, है ना। लीनियर रिग्रेशंस हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये एकदम सिंपल है, यूज करना भी और समझना भी, है ना। तो इसको यूज करना और समझना इजी होता है और फास्ट भी होता है ना। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि डेटा भी लीनियर में ही होना चाहिए। ठीक है।
वो उसी चीज में क्या करेंगे, एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो 4 एजम्पशंस है वो अलग अलग एजम्पशंस क्या होंगे वो देखेंगे। फिर क्या, सिंपल लीनियर रिग्रेशंस ये ऑलरेडी हो गया, मल्टीपल ये भी हो गया, ठीक है। बाकी इसी का अलग से वेरिएंट होगा। वेरिएंट मतलब इसी में हम कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो रेज, लेसो और इलास्टिक नेट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम लोग ने देखा था, कॉस्ट फंक्शंस भी देखा था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई थी। इसके अलावा जो हमारे वेरिएंट में होगा, थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा, ऑयलेस आएगा, एसजीडी आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या था, रेज लेसो इलास्टिक नेट था। ये बेसिकली उसको बोलते हैं रेगुलराइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रेडिशनल था, ये तीनों, ठीक है। अब ये जिसके बेस पे जितना भी मॉडल बनाओगे तो एक कॉन्सेप्ट रहता है अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग का। ये बताया था क्या होता है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या होता है। मतलब अंडर फिट हो तुम लोग। हम्म? अंडरफिट मतलब सर ट्रेनिंग के टाइम पे प्रॉपर डेटा नहीं दिया उसको, ट्रेनिंग सही से नहीं कराया है। और ओवरफिट मतलब पूरा डाटा डाल दिया है। जैसे क्या होता है कि हमने क्लास में पढ़ाया, ठीक है, और मैंने उसी में से क्या किया, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है। हमने जवाब नहीं दिया तो अंडर फिट, हाँ, हमने उसके एक्स्ट्रा जवाब दे दिया तो ओवर फिट। एक्स्ट्रा जवाब नहीं, तुमने क्या किया, एग्जैक्ट जो मैंने क्वेश्चंस पहले पढ़ाया था उसी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो। अब मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं तो तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है तभी आंसर कर पा रहे हो, थोड़ा सा उस क्वेश्चन में घुमा के पूछ रहे हैं तो आंसर नहीं कर पा रहे हो, है ना। मतलब हम पूछ रहे हैं तो आंसर दे पा रहे हैं, 19+2 पूछ रहे हम्म, हैं, 2+2 पूछ रहे हैं तो दे पा रहे हैं, 19+19 पूछ रहे हैं तो जैसे मान लो 90 + 5 मैंने बता दिया, 80 + 5 बता दिया। और इसी तरीके से मैंने क्या किया था, 90 - 2, ये दोनों अलग अलग बता दिए थे किस तरीके से कैसे करते हैं। अब मैंने क्या किया, 90 + 2 - 3 = कितना होगा वो बताओ। तो क्वेश्चंस तो यही दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। हम्म, पता बोर्ड में लगे हैं कि तो ये चीजें क्या रहती है कि आपको थोड़ा सा अपना भी यूज करना रहता है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। तो मशीन्स को क्या करना पड़ता है, जनरलाइज करना पड़ता है कि ना ही तुम्हें ज्यादा अंडरफिट होना है ना ही ज्यादा ओवरफिट होना है ना। तो इसको जनरलाइज बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, बायस और वेरिएंस होता है, ठीक है। वो भी हम लोग आगे देखेंगे, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ठीक है। मतलब ना ही ज्यादा हमारा एरर किसमें, टेस्टिंग में होना चाहिए, ना ही ट्रेनिंग में होना चाहिए, ठीक है। दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। एजम्पशन में अलग अलग चीजें आएंगी, तो ये 4 एजम्पशंस आपको दिख रहे होंगे, होमोसिडासिटी, नॉर्मेलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर और लो मल्टी कॉलिनियरिटी, ठीक है। इसको आप सिंपली इमेज से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा भी दे दिया बट कोई नहीं। पहला जो है लीनियरिटी, ठीक है। लीनियरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका एक्स होगा और जो वाई होगा वो लीनियर रिलेशंस में दिखना चाहिए। अगर लीनियर में दिख रहा है तो आप लीनियर रिलेशंस का मेथड यूज कर सकते हो मशीन लर्निंग पे, ठीक है। अगर इस तरीके से दिख रहा है, नॉन लीनियर का दिख रहा है, तो नहीं यूज करोगे। अगर यूज करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा होता है होमोसिडासिटी, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है, इक्वल वेरिएंस, ठीक है। इक्वल वेरिएंस का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास लाइन के बेस पे कि स्टार्टिंग में जितना क्या था डिस्टेंस था, उसी तरीके से हर एक डेटा के पास में होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, कम है, और देखोगे तो आगे जाके क्या है, ज्यादा वेरिएंस है ना। और लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन देगा। अगर आपका ये इस तरीके से रहेगा तो वो थोड़ा सा परफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या होगा, कहीं पे कम एरर है, कहीं पे ज्यादा एरर है इस लाइन के बेस पे, तो परफेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए कहता है कि जब वेरिएंस निकालते हो, किसके बेस में वेरिएंस निकलता है, एक्चुअल वाई और जो हमारे पास प्रेडिक्टेड वाई होगा, ठीक है। उस इसको हम लोग एरर भी बोलते हैं। वही हमारा क्या रहता है, मल्टीवेरिएंट नॉर्मलिटी, इसमें क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो आपका एरर आ रहा है, एरर को क्या करोगे, एक प्लॉट करोगे, कौन सा, तो हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। हिस्टोग्राम का यूज किया था कि वो नॉर्मलिटी दिखाता था। नॉर्मलिटी का सिंपल मतलब होता है कि जो आपका होना चाहिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। तो आपके एरर का ग्राफ अगर इस तरीके से बनता है, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि आप नॉर्मल क्या बोलते हो, लीनियर रिलेशंस यूज करोगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉर्मलिटी ऑफ द एरर डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी हमारे पास एरर थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है
या फिर अलग ग्राफ में दिख रहा है। अलग में दिख रहा है तो आप ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसके अलावा इंडिपेंडेंट, इसका मीनिंग समझ में आता होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र किससे? हम्म तो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, हम्म। किसी कि मान लो मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। अगर x2 में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो x3 में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए डेटा के बीच में, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स उसके बीच में इस तरीके से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। एंड देन ये क्या है? लैक ऑफ मल्टीपलिनिटी। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पिछले क्लास में बताया था, प्रिडिक्ट करें वो x1 x2 x3 x4, ठीक है। अगर मैं x1 और x2 को सिर्फ ले रहा हूँ तो जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है एज कम्पेयर टू x1 और x3 में, ठीक है। या तो फिर मैं क्या करूँ, इन तीनों को कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ तो जो रिजल्ट आ रहा है, और इन चारों का जो कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ तो रिजल्ट जो आ रहा है सेम आ रहा है ना। तो इसका सिंपल मतलब है कि इसमें से एक कोई है हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मतलब कि जो दो कॉलम है वो एक ही टाइप का रिलेशन बता रहा है हमारे वाई के साथ, है ना। तो दोनों एक साथ बताएगा तो क्या होगा कि मतलब ये दोनों के बीच में क्या है? कॉलिनियरिटी है, ठीक है। तो उसमें से क्या कर सकते हो, दोनों को एक से हटा सकते हो, ठीक है। अगर दोनों सेम चीज बता रहे हैं तो हो सकता है हमारे रिजल्ट में थोड़ा सा इम्पैक्ट रहे, तो हम इसको क्या करते थे? रिमूव करते थे, है ना। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मल्टी कॉलिनियरिटी। इसने सिंपल दिया x1 प्लस x2, और इसने क्या किया है? x अप्रोक्स x1 अप्रोक्स अप्रोक्स टू। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 जितना क्या रिजल्ट बता पा रहा था y से, उतना ही x2 भी बता पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से कोई एक को रिमूव कर देंगे, या तो इसका यूज करके एक नया कॉलम बना लेंगे इन दोनों का। कैसे बनाएंगे? तो नया कॉलम बनाने के लिए इन दोनों को क्या कर सकते हो? आपस में ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर रहता है, ठीक है। तो दोनों दो कॉलम अलग अलग है, दोनों को आपस में मर्ज करके एक ही कॉलम बनाना है। तो ज्यादातर यूज करते हैं प्लस और मल्टीप्लीकेशन, दो ही चीज। मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा नंबर रिड्यूस करने के लिए प्लस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्या लगता है कि मुझे इसको रिमूव भी कर देना है तो हटा दोगे, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ इसका भी इंपॉर्टेंस होगा, कुछ ना कुछ इसका भी इंपॉर्टेंस होगा, है ना। तो अगर दोनों का इंपॉर्टेंस रखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो क्या करोगे? दोनों का कंबाइन करके रखिए, है ना। ताकि क्या हो, इसका जो मल्टी कोलिनिटी था वो भी हट जाएगा, प्लस दोनों की फीचर्स भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट होता है एब्सेंस ऑफ इंडोजेनिसिटी, ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या है? द कोरिलेशंस बिटवीन प्रेडिक्टर्स एंड एरर्स। ऐसा तो कुछ था नहीं। लास्ट का देखते हैं एक एक्स्ट्रा, इसका मीनिंग ऐसा तो कुछ, यही पांचों में से कोई इसका एक होगा एरर का, ज्यादातर मेरे ख्याल से। नो कोरिलेशंस बिटवीन प्रेडिक्टर्स, मतलब जो हमारे पास प्रेडिक्टेड वाई है और जो एरर है। तो जो मेरे पास वाई आ रहा है और जो मेरे पास जो एरर आ रहा है ना, ठीक है, इसमें कोई भी रिलेशंस नहीं है, ठीक है। रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि ये एरर कुछ भी हो रहा है उसके वजह से ये कुछ भी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। और इसका आप एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर आपके पास क्या है, ये एरर को हम रिड्यूस करना चाहें, है ना, तो नॉन डेटा पे तो रिमूव कर लेंगे, मतलब ट्रेनिंग के टाइम में, है ना। तो अगर ट्रेनिंग के टाइम में क्या है, अगर इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? मीन स्क्वायर एरर का यूज करते थे। तो ये क्या करता था? बेसिकली एक्चुअल वाई माइनस प्रेडिक्टेड वाई को ही क्या करता था? कैलकुलेट करता था, है ना। तो इसके बेसिस पे इसको रिड्यूस करते तो क्या होता था? ये कम होता था। तो कोई अगर आप लीनियर इक्वेशंस यूज कर रहे हो, है ना, तो किसी में अगर कम करोगे तो किसी में ज्यादा हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक क्या होगा, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होंगे। अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा लीक क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा। कि अगर आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के बीच का जो अगर गैप क्या कर एरर को रिड्यूस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो डेटा पॉइंट होगा ये दोनों के बीच का, ये भी रिड्यूस होना चाहिए, है ना। तो अगर इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं दिखता कि आप एरर किसी का रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वही ये क्या है? एब्सेंस ऑफ इंडोजेनेसिटी, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। इसका सिंपल है कि कोई भी रिलेशन नहीं है किसके बीच में, जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो और जो एरर है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर क्या है कि हम इसको अगर प्रिडिक्टर को क्या कर रहे हैं? एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एरर घटना चाहिए, है ना। तो इसके बीच में मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आपका प्रिडिक्टर की एक्यूरेसी बढ़ेगी, मान लो ये क्या है? प्रिडिक्टर, इधर लिखते हैं प्रिडिक्टर और इधर क्या है?
एरर, ठीक है। तो जैसे हमारा प्रेडिक्टर की एक्यूरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होना चाहिए, एरर कम होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कुछ इस तरीके से कि आपके प्रेडिक्टर की एक्यूरेसी बढ़ रही है लेकिन एरर क्या है, कम नहीं हो रहा, तो का मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, तो यही चीज यहाँ पे दिया है मैंने कि जो एरर है उसके बेसिस पे क्या है कि आपका अगर परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है, एरर रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर रिग्रेशन पे नहीं जा सकता। क्योंकि ये भी क्या होगा, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का सिंपल प्रॉब्लम होता है कि एक चीज अगर क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो या तो एक चीज इंक्रीज होगी या तो रिड्यूस होगी साथ ही साथ, है ना, तभी क्या होगा कि हमारा परफेक्ट लाइन होगा, है ना। तो यही चीज क्या है, एजम्पशंस के बेस पे है। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, लीनियर रिग्रेशन अगर यूज कर रहे हो तो ये सारी चीजें मान के चलना पड़ेगा। और अगर नहीं पता कि कैसे मानेंगे तो सिंपली क्या करोगे, हर एक का स्कैटर प्लॉट बना के देख लोगे, ठीक है। पहले वाले का स्कैटर प्लॉट कैसे बनेगा, तो स्क्वायर फीट और प्राइस इसका बना सकते हो, इस तरीके से हर एक का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन का जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकलेगा, अच्छा। वेरिएंस निकलेगा कैसे, प्रिडिक्टेड वाई और जो एक्चुअल वाई माइनस प्रेडिक्टेड वाई का क्या करोगे, आप निकाल लोगे और सी का क्या करोगे, स्कैटर प्लॉट बनाओगे तो भी निकल जाएगा, है ना। बाकी मल्टीवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट प्लॉट बना दोगे, किसका, तो एरर का। तो एरर का एक कॉलम आएगा अलग से, तो उसका क्या कर सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो। तो हिस्टोग्राम बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। बाकी ये तो ऑटोमेटिकली चेक होता है, ठीक है। लेक ऑफ मल्टीकुलरिटी, इसके लिए भी क्या थे, अलग अलग फॉर्मूला थे जो आप यूज कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस सी था जिसमें सिंगल फीचर होते थे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था, मल्टीपल फीचर्स होते थे जहाँ पे हम यूज करते थे, ठीक है। बाकी एक रेज होगा, रेज का आप सिंपली समझ सकते हो। तो प्रोसेस करने में टाइम अच्छा, इतना प्रोसेस हुआ, ये तो पिछले क्लास वाला ही था, बस एजम्पशन ऐड किया है, आज का तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ। मैं नहीं आया था ना। कल नहीं आए थे, नहीं नहीं, मैं नहीं आया था ना। मेरा ही वेट करो। कोई नहीं, प्रोसेस करो एजम्पशंस को। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा भी मैथ्स को ना 15-20 मिनट, 15-20 मिनट नहीं, आधा घंटा, कम से कम आधे घंटे दोगे, मैथ है वो। नहीं मिनिमम आधा घंटा दो, जो बचपन में पढ़ा था, बचपन में मतलब 9th-10th का, ठीक है। 9th-10th का बचपन में लीनियर अलजेब्रा समझ में आ रहा था, टाइम तो दिक्कत आता दिक्कत आता था, और अभी उस समय सिर्फ नंबर सॉल्व कर रहे थे, अब इसी के थ्रू क्या होता है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होता है अब, ठीक है। जल्दी से प्रोसेस करो तो है। मेरे पास स्ट्रीम रेट का कोड मुझे नहीं आता। स्ट्रीम रेट का कोड तुझे एआई के जरिए कराना होता है। स्ट्रीम रीड का कोड रन कराना आता है कि कैसे वो स्ट्रीम रीड का कोड रन होगा, स्ट्रीम रीड का कोड लिखना नहीं आता। वो एआई से हाँ 6-7 बार के तो सबमिट करते रहे, 6-7 बार इसलिए आप 7 बजे से निकला हूँ मैं घर से। भाई बस ही नहीं आई, बस ही ऐसा ही होता है भाई। बस ही नहीं आई, बस आते हैं तो कुत्तों की तरह चूहों की तरह हम घुसे रहते हैं। भाई एक आई थी भाई, हाथ लटक रहे लोग, उसके बाद से 8:30 बजे तक वहीं तक रहा, एक बस नहीं आई, मेट्रो स्टेशन जाने तक वाली भी बस नहीं आई। वाली बसों में थी यार। क्या कौन सी बस? इलेक्ट्रिक वाली है। बस में तो इसका कल्याण अरे बोले हल्का हल्का मतलब उन्होंने पैसे नहीं बढ़ा रहे होंगे। और मोदी को वोट मैं बोलने वाला था बस पे, अंकल लोग बात कर रहे थे और तो मोदी को वोट। टीटीसी वाली बस, तो वो जहाँ पे वो है ट्रांसपोर्ट, वो है कल वो था गन्ने में बैठना, तो लोग बहुत सारे हैं लेकिन तो मैं इस जाते हैं 27 देखो हरामी है पर ऊपर ने जो कंडक्टर है ऊपर से बिना लोग नहीं हरामी से सारे। वो भी सरकारी चाहिए मेरा ट्रैकिंग करो पब्लिक का लोग शुगर करता है वो करते हैं दोनों को करो। क्या होता है
ये क्या आता है कैसे ये तो क्या ये डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे करते अरे कॉपी का इसको जेमिनाई को देते बोलते कि इसको स्ट्रीमलाइन में चेंज कर दे पर ये क्या कोड लिख सकता है वो करें हैं कैसे कराया था चलो नहीं सुबह हाँ भाई अक्सर भाई आज कुछ है क्या आज सीधा घर ही जाएगा ना हाँ साथ में चलूंगा मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ यार हाँ तो भाई झगड़ा छोड़ दे भाई झगड़ा है ये थोड़ा बहुत से एक स्टेट में थोड़ा बहुत डॉलर कौन से कैसे जाता है डॉलर कौन से लैपटॉप के फिर पैंट घुसता तो तू कैंड घुसता है अच्छा जब थोड़ा को नहीं छोड़ते थोड़ा बहुत से क्योंकि फिर आगे से ना वो पूरा ट्रैक रहता है हाँ आगे से वो वाला झगड़ा वो महिपालपुर उधर पूरा वो बसंत कुंज वाला पूरा ट्रैफिक मतलब वो डेली चले जाएगा ना साथ साथ जमा है जो था हाँ अरे प्रोसेस कर भाई मुझे क्या पता इस बारे में बोलो खाना ये वाली है ठीक है मैं तो आधी क्लास में मैं भी खत्म हूँ भाई नींद आने लगता है बकेटी करने लगता है एकदम देख लो सोजा मोटी तुम्हें सही बात उस टाइम पे कहते हैं मैंने कहा भाई 5 मिनट और ये तो मैं कहती मैं क्या सोचता हूँ कि तुम लोग क्या रहे हैं कल वो आपने हमारे पास खड़ा हो तुम्हें बोल दिया हो गया प्रोसेस Yes, yes. अरे ये भी दिक्कत आ रहा है ये जनरेटिव एआई जेन एआई का use when model is overfit ठीक है एक बार ये वाला प्रोसेस है पूरा ठीक है जैसे हमारे पास इसी के 3 वेरिएंट होंगे रीज डेसो और इलास्टिक लिंक ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलराइजेशंस भी ऑल्सो कॉल्ड रेगुलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो किसी भी चीज को रेगुलराइज करना रेगुलाइज करने का right. इसीलिए पता चल रहा है बहुत आगे जा नहीं नहीं तुम यहाँ पे क्यों हो इसलिए मैंने तो एसएससी नहीं निकाल पाया उतना पर्सनल नहीं जाना अरे यार इसके साथ बहुत सीन है आइए इसका बारहवीं में ये बनेगा देखो 12वीं फेल हुआ था इसलिए वो मोटिवेट हुआ था लड़की ने कहा मोटिवेट वही करी अच्छा जी अब ये पढ़ना छोड़ो जब से सर ये लड़की जो को इमेज थी इसमें भी ओके क्या इस पे जो इमेज थी ना वो वाला बोर्ड में रन कर रहा था अरे जो आप अभी पढ़ा रहे थे ये हाँ हम्म, कि मैंने रन करा मेरे में आई नहीं assumptions सॉल्विंग मार्कडाउन में रन करनी है ना या फिर उसमें मार्कडाउन में ही है ये तो मैंने मार्कडाउन में रन करी वही नहीं आएगा आ तो रहा दिख रहा सर कुछ इसके आगे क्या ऐड करा आपने अभी ये तो बाय डिफॉल्ट तुमने डाउनलोड किया था ये तो बाय डिफॉल्ट ऐड ही होगा नहीं ये मैंने ऐड बाद में थोड़ी नहीं किया तभी से ऐड है ठीक है बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा दोबारा ठीक है
कोई बात नहीं, पहले इधर देख लो। ऐसे तो जल्दी से सिंपल है, रेगुलेशंस का यूज करते हैं। रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? रेगुलेट एक्ट सुना है? क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हैं? रेगुलेट कर देते हैं। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंट्रोल करना, बोलते हैं ना। इस चीज को थोड़ा सा रेगुलेशन में लाना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन। तो उसी से हमारा रेगुलेट बनता है और उसी से रेगुलेशन बनता है। ठीक है, तो जैसे सुना होगा ना, रेगुलेशन एक्ट बना देते ना गवर्नमेंट वाले। कौन? अंग्रेज। वो क्या करते थे? इंडियंस में कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट एक्ट बनाया था, है ना, कि ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो कब बनता था? जब एक लिमिट, हाँ, रेगुलेट एक्ट। 1857 में हाँ, रॉलेट एक्ट और नहीं था, रेगुलेशंस के लिए बनते थे सारे। मंगल पांडे वाले सीन के बाद। तो इसमें क्या होता था, एक टाइम के बाद चीज ओवरफिट हो जाती थी। मतलब कि नॉर्मली जो कंट्रोल कर रहे थे, अब क्या है, बाहर से अगर हम नए डेटा पे आ रहा है तो वो सही से उसमें क्या कर रहा है, बिहेव नहीं कर पा रहा है ना। तो उसको थोड़ा सा जनरलाइज करना पड़ेगा, है ना। जनरलाइज करना मतलब थोड़ा सा उसको, क्या बोलते हैं उसको हिंदी लैंग्वेज में, बोलते हैं ना कि ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं, थोड़ा सा पर काटने पड़ेंगे, है ना। तो जो हमारे पास फिट था, तो फिट में क्या आएगा कि आपकी एक्यूरेसी 99 इस तरीके से, 100 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, मान लो तो 99, 100 या 95 इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, कब? जब हम ट्रेन कर रहे हैं। और जब हम टेस्ट कर रहे हैं उस समय एक्यूरेसी जब चेक किया तो 70, 75, 80 जा रहा है ना। तो देखोगे दोनों में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है ना। या तो इसको इंक्रीज करो या तो इसको डिक्रीज करो, यही दो पॉसिबिलिटीज होगी। इसको इंक्रीज कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो ट्रेनिंग, ये टेस्टिंग का है, तो इसमें तो इंक्रीज कर नहीं सकते। या तो इसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे, या तो इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस इसका 99 है, इसको रिड्यूस करके मुझे क्या करना है, 80 तक लाना है, या फिर 80 to 85 के बीच में लाना है। ताकि क्या हो कि एग्जैक्ट में जो बता रहा है वो सही है ना। कि मान लो आपने क्या बोला कि जो मेरा मॉडल है वो 90% एक्यूरेसी देता है ना। अब जब यूजर यूज करना स्टार्ट किया 80% ही दे रहा है, मतलब जो आपकी ऑथेंटिसिटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी, चाहे आपकी एक्यूरेसी कितना भी हो, है ना। क्योंकि मार्केट में आप क्या बोल रहे हो कि 90%, 99% क्या है, हमारा एक्यूरेसी है, और आप जब वो यूजर यूज कर रहा है 80% तक ही जा रहा है ना। तो मतलब ये जो गैप है वो आपकी ऑथेंटिसिटी को क्या करता है, ब्रेक करता है ना। क्योंकि आप क्या बोलते हो कि मेरा क्या है, सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसमें से दो चार प्रोडक्ट खराब निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑथेंटिसिटी सही नहीं है, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना। मतलब ये दोनों का जो होना चाहिए कि मैंने जितना बोला, अगर मैं आपको बेच रहा हूँ, मैंने बोला कि देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो एक्यूरेसी है, कि आपको वहां पे मान लेते जॉब का ही लेते हैं, कि जो मैं जॉब दिलाता हूँ मार्केट में वो 40% ही है। ठीक है, कि जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उसमें से 40% स्टूडेंट का ही क्या होता है, जॉब सिलेक्शन होता है। ठीक है, और एक बोला है कि जितने भी स्टूडेंट आएंगे उसमें से 100% जॉब सिलेक्शन से 90% जॉब सिलेक्शन। जैसे कॉलेज करती है। अब इसमें से जो होगा, अगर आप बोलते कि ये 90 दे रहा है, ये 40 दे रहा है ना, तो आप जो देखोगे इसके डेटा पे देखोगे पहले, है ना, कि एक्चुअली में जो डेटा दे रहा है उसमें से देखना है। 90% बोला तो क्या ये सही वाले बोल रहे हैं, या फिर उसी डेटा को बता रहे हैं जो मैनिपुलेट करके दिया है। इसमें क्या है कि ये भी बता रहे होंगे कि ये भी मैनिपुलेट करके दे रहे हैं जो एक्चुअल डेटा पे बता रहे हैं। एक्चुअल डेटा का मतलब होता है कि आप मार्केट पे जाओगे और खुद से रिसर्च करके देखोगे। मार्केट में गया तो आपने 10 स्टूडेंट से बात की, ठीक है, और उसमें से क्या है कि 3-4 लोगों की, या फिर 3-4 लोगों का ही क्या मिला, आपको जॉब मिला, है ना। कि मान लो 10 लोग के पास गए आप जो यहाँ से पढ़ रहे थे, उसमें से पता चला कि 5 की जॉब लगी थी, 5 की नहीं लगी। तो आप क्या बोलोगे? आपने तो बोर्ड पे लगा रखा है 100% प्लेसमेंट। 100%, 90% लगा के रखा है, लेकिन आपका कितना आ रहा है, 50% आ रहा है ना। और यही चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको, आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे भी 10 उठाया, उसने पहले ही बोला था कि मेरा क्या है, 40% है ना। तो मान लो क्या है, यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 लड़कों ने ही जॉब ली है ना, तो इसका भी कितना आएगा, 50% आएगा, है ना। तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे कि हाँ आपने पहले भी 50-40 बोला था और मार्केट में गया तो आपका भी इतना ही दिख रहा है। मतलब जो ज्यादा ऑथेंटिसिटी है किसमें, ये वाले में है ना, कम भी है लेकिन ऑथेंटिक है ना। तो ये चीज क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो ये चीज कैसे चेक होगा, तो जो आप नए डेटा से जाके पूछ रहे हो वो हमारा क्या होगा, टेस्टिंग वाला डेटा आपका,
टेस्टिंग मतलब जो ये एक रहता है कि यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिखा देंगे कि ये देखो प्लेसमेंट जिसका लगा है। दूसरा, आप मार्केट में खुद जाके नए डेटा पूछ रहे हो जो यहाँ से क्या है जॉब लगा है या यहाँ से जो पढ़ा है ना। तो वो चीज रहती है ना। तो रियल वर्ल्ड में क्या चलता है अभी रेशियो, प्लेसमेंट रेशियो क्या चलता है अभी पूरे इंडिया का, हर एक कोचिंग का। पीडब्ल्यू स्किल ले लो, अपग्रेड ले लो, स्केलर ले लो, कितना चलता है? ये जितने भी एडटेक है, एडटेक का मतलब सिंपल होता है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाते हैं टेक्निकल कोर्सेज, उसका जो रेशियो होता है 18 to 25% है। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही है सर आईटी में तो कितने सबका यही रहता है। इसके तो और कम नहीं, सबका इतना ही रहता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तुम चाहे स्केलर में चले जाओ, स्केलर का क्या है, स्केलर सुना है? यस। क्या है वो? तो ऐप है क्या बोलते हैं उसमें वो कराते हैं। जो तुम यहाँ पे डेटा साइंस से कोई कोर्स कर रहे हो सेम कोर्स वहाँ पे भी कराते हैं, है ना। ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे दोनों में पहला स्ट्रक्चर्स का होगा और फी का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा फी मान लेते हैं अप्रोक्स 1 लाख है। स्केलर का मिनिमम फी कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख, 2.5 लाख कितना जाता है मिनिमम? 2.5 लाख आपका मिनिमम होगा है। तो ये 2.5 लाख ले रहा है सेम डेटा साइंस के कोर्स का। ठीक है, और उसका भी प्लेसमेंट रेशियो इतना ही रहेगा। ठीक है, उसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आप सारी चीजें डिटेल से पढ़ोगे, पहला ये रहेगा। दूसरा, डिटेल टाइम। और तीसरा, आपको वो जॉब ला के देंगे, है ना। लेकिन वहां पे जो जॉब ला के देते हैं सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ऐसा जॉब नहीं मिलती वहां पे कि देखो हम एक जॉब ला रहे हैं, तो पहले आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देनी होगी कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, तभी अप्लाई करोगे। तो ये कोडिंग निंजा वगैरह इनका भी सबका। हाँ, नहीं कोडिंग निंजा का 1 लाख तक का होगा, एक और ई का भी 1 लाख का अप्रोक्स होता है। क्या फीस? हाँ, नहीं नहीं, कोडिंग जगह कोडिंग 80,000 है फीस। नहीं, 1.5 लाख फीस। मैंने कॉल करके पूछा था। मेरे पास स्पॉन्सरशिप दे रहा था भाई, वो 60,000 में मिल रहा इतना था। सुन लो, 60 से लेकर 150 तक का रेंज आता है सबका। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो डेटा साइंस का मार्केट प्राइस होता है 60 से लेके 150 तक अप्रोक्स जाएगा सबका। ठीक है, जो टॉप लेवल पे है उसका प्राइस ज्यादा हो सकता है, बॉटम लेवल पे होगा वो कम होगा। जैसे पीडब्ल्यू पे चले जाओगे, पीडब्ल्यू में तुम्हें यही कोर्स 15,000 का मिल जाएगा। 18,000 का मेरी क्लास 12 का जो कोर्स है ना 2,000 का है वो। तो मैंने क्या बोला, ये कोर्स के बारे में पूछा डेटा साइंस, ये आपको 15K का मिल जाएगा। हाँ, और जितनी क्वालिटी ये देगा, जितनी क्वालिटी स्केलर देता है उतनी क्वालिटी ये भी देगा। आपका नहीं पता। टाइम का फर्क रहता है सर, ये 3 महीने में करा रहा था, वो 6 महीने में करा रहा था, 4-6 महीने देखो में करा पीडब्ल्यू जो था ना हमारे पास, पीडब्ल्यू क्या है, दोनों free इसका भी 1 साल का रहता है, बट 2 साल ले जाता है कभी कभी कोर्स। क्योंकि मैंने निंजा का तो नहीं, वो उनके free पास है। वो बैकअप रहता है, वो वीडियोस वगैरह रहते हैं ना, वो बैकअप रहता है। इसमें यही है कि आपको जॉब इंश्योरेंस का कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं। जॉब असिस्टेंट का है। असिस्टेंट मतलब आपको जॉब में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसका भी अपना खुद का जिस तरीके से बोल सकते हैं आईटी बताते हैं उसी तरीके से एग्जैक्ट इसका भी है, बट ये है सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है इसका। और वो भी ठीक है। ऑनलाइन ही है। तो सब ऑनलाइन है इसके बेसिस पे, है ना। मुझे इसके पीडब्ल्यू के बारे में इसलिए पता है क्योंकि जो जब मैं रहता था तो जो मेरा दोस्त था उन्होंने बाय किया था 10,000 में, अप्रोक्स 20K का था लेकिन 10,000 में बाय किया था। हाँ 20। तो मैंने उसका पूरा का पूरा कंटेंट देखा है। ठीक है, कंटेंट सही है, बट उसमें क्या है, वो 6 महीने का, सॉरी 8 महीने का कोर्स था लेकिन उन्होंने 2 साल में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो कंटेंट डिटेल में था इसीलिए टाइम लगा था। दूसरा, सैटरडे संडे को ही होता था, 4 घंटे का होता था। ठीक है, तो टाइम इंक्रीज हो गया था। ठीक है, और टाइम इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, ज्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं रहता, नहीं रहता ना। तो यही चीज यहाँ पे भी रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, ओवर फिटिंग वाला ना। ये तो कहीं और ही दिक्कत है। हाँ, तो कहानी होती है ना इसी तरीके से चली जाती है। कोई नहीं। पानी हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जो ओवरफिट होगा उसको रिड्यूस करेंगे। ओवरफिट पता कैसे चलता है, तो ट्रेनिंग का एक्यूरेसी और टेस्टिंग का एक्यूरेसी दोनों को देखेंगे। अगर दोनों में अगर 5% से ज्यादा गैप आ रहा है, इसका मतलब हमारा मॉडल क्या है, ओवरफिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने का मतलब है सिंपल,
एक्यूरेसी को डाउन करोगे, एक्यूरेसी डाउन करेंगे तो एरर इंक्रीज होगा, सिंपल है ना। अगर आप एरर को बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी कम होगा, है ना। तो एरर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एरर कैसे निकाल देते हैं ये पता है। अगर मुझे एरर में कुछ इंक्रीज करना है तो मुझे पता होना चाहिए ना एरर कैसे निकलता है, तो कैसे निकलेगा, तो मीन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे, है ना। मीन स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल क्या होता था, एक्चुअल वाई माइनस प्रेडिक्टेड वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय ऑफ समेशन, यही होता था मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, ये होता था, ठीक है। अब ये मेरा एरर है, अब एरर में कुछ ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, अगर एरर को इंक्रीज करना है तो मतलब कुछ ऐड करना होगा, कॉलम ऐड कर। तो सिंपली इसमें प्लस करके अपने हिसाब से कोई भी डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वही हम जो ऐड कर रहे हैं ये टर्म्स प्लस करके, यही हमारा रेगुलराइजेशन होता है, ठीक है। तो प्रिडिक्टेड बाई को बढ़ा सकते हैं। नहीं, ये तो हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा ना, ये एक्चुअल वाई आपके पास गिवन है, प्रिडिक्टेड वाई जो हमारे फॉर्मूला के थ्रू निकलेगा, और एन हमारे कितना डेटा है वो पे, तो इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो हम इसमें बाहर से कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, है ना। तो ये हमारा एरर क्या है, बाहर से ऐड कर दिया मैंने, 100 एरर ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर ये 0 भी हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा एरर मैक्सिमम एरर क्या है, 100 ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमने बाहर से ऐड किया है, इसमें क्या होगा हम मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक। तो ये जो बाहर से ऐड करो यही हमारा रेगुलराइजेशन टर्म कहलाता है, ठीक है, ये समझ में आया। ये ऐड कर दिया, अब इसमें क्या होता है, कुछ साइंटिफिक चीजें होती है जो हम यूज करेंगे, कि ऐसे ही कोई भी रैंडम वैल्यू यूज कर ले, नहीं। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली आपके पास जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसका या तो आप मॉडुलस ले सकते हो या तो उसका स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या आता है, कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर आप मॉडुलस लेते हो तो इसको लेसो बोलते हैं, और स्क्वायर करते हो तो उसको रेज बोलते हैं, ठीक है, जो अभी रेज दिख रहे हो ना। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, जो लेसो होता है कुछ कॉलम्स के इंपॉर्टेंस को क्या करता है, खत्म कर देता है। इंपॉर्टेंस मतलब कि अगर जिसका वैल्यू 0 के आसपास रहेगा उसको अप्रोक्स 0 कर देगा, और हाँ क्या क्या करेगा, एरर ऐड करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फीचर एलिमिनेशन का काम हो जाएगा, मतलब कुछ फीचर क्या होंगे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे जो हमारे मॉडल को ओवरफिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहता है। दूसरा, रेस क्या करता है कि हर एक डेटा का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लो क्या है, हमारे पास बालकोनी है, मान लो बालकोनी के क्या है कि बहुत कम परसेंटेज है, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो, है ना, तो वो भी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ऐड रहना चाहिए। तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, रेस का यूज करते हैं। जब स्क्वायर करते हैं ना, तो जो हमारा वैल्यू होता है किसी कॉलम का, एम की वैल्यू, वो क्या होता है कि आपका 0 अगर रहेगा, 0 के आसपास रहेगा या फिर कोई भी वैल्यू रहेगा उसको मिनिमम रिड्यूस करेगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होने देगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ से क्या होता है, कोई भी नंबर होगा उसको कभी भी वो अप्रोक्स 0 नहीं करता, है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका कि हर एक कॉलम का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस ऐड रहती है। लेसो में कौन है? लेसो का सिंपल हो गया कि आप क्या करते हो कि जो भी आप ऐड आउट करते हो मल्टीपल कॉलम्स, उसके बेस में क्या रहेगा कि आपका जो फीचर सिलेक्शन का काम होगा। फीचर सिलेक्शन मतलब कुछ कॉलम्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू रहेगी, और जिसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली उसका जो एम की वैल्यू होगी वो 0 के आसपास हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेसो रहता है जिसको हम L1 भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, फीचर सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा ओवरफिट हो रहा है, फीचर सिलेक्शन के बेस पे काम करना है, तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मॉडल ओवरफिट हो रहा है, आपको क्या करना है कि सारे फीचर्स रखने हैं, तो उसमें क्या करोगे, रेस का यूज करोगे, ठीक है, और इसको L2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास, ठीक है। और ये दोनों कब यूज होंगे, जब मॉडल ओवरफिट होगा तभी यूज करते हैं, इसके अलावा कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, यूज करना एकदम सिंपल रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करनी थी, ठीक है, जो हम यहाँ पे मॉडुलस एम बोल रहे थे, ठीक है, जो मॉडुलस एम बोल रहे थे, और इसको इस तरीके से बोलते हैं समेशन ऑफ एम, और जितने भी एम्स होंगे उसका स्क्वायर का समेशन, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब एम की वैल्यू क्या होगी, जो कॉलम्स होंगे नंबर ऑफ वो होंगे, ठीक है। अब ये है कि इसके बेस पे हम इसमें भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने से, मतलब कुछ भी एरर कितना इंक्रीज करना डिक्रीज करना, इसमें भी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है ना, बोल सकते हो। तो इसमें क्या है कि अलग से एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं लैम्डा,
लैम्डा बोलते हैं या कभी कभी अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। ये लैम्डा क्या है कि जो एम का कंट्रीब्यूशन है वो कितना रखना चाहते हो आप इसके बेस पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 रखोगे तो एग्जैक्ट जो नॉर्मल वैल्यू वो रहेगा। अगर आप लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू हम अपने हिसाब से क्या करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अलग से क्या करते हैं इसी में लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो लैम्डा होता है वही हमारा क्या होता है यहाँ पे अल्फा कहला रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं कहीं पे इक्वेशन दिखा दूं रीज का लेसो का, ये रीज और लेसो, रिग्रेशन, यही क्वेश्चंस के देख रहे हैं लोड हो रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है अभी, दिख रहा है। तो जितना मैंने बताया वही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। पहला रीज है, दो पॉपुलर टेक्निक है किसके लिए तो रेगुलेशंस के लिए, लीनियर के लिए, कब जब हमारे पास ओवरफिट हो जाता है, किस लिए तो इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस का, ठीक है। रीज को हम लोग L2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉफिशिएंट एज अ पेनल्टी, कॉफिशिएंट क्या होता है जितने भी एम्स होते हैं, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये दिख रहा है क्या, मीन स्क्वायर एरर प्लस आप अपने हिसाब से जो एरर ऐड करोगे, तो इसमें क्या था डब्ल्यू था, हमने एम बोला था, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू ऑफ आई का स्क्वायर है, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया हर एक कॉलम का कॉफिशिएंट, ठीक है। और उसी का समेशन और क्या क्या लैम्डा, तो लैम्डा हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही चीज है लेसो का, लेसो में क्या है इसको L1 बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है पेनल्टी ऐड करते हैं किसमें तो लास्ट फंक्शन, किस लिए टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ वहां पे क्या था स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है मॉडुलस है, ठीक है। मॉडुलस के बेस पे हम लोग करते हैं। डिफरेंस देखोगे तो सिंपल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फीचर सिलेक्शन रेगुलेशन टाइप क्या है L1 L2 ये स्क्वायर रहता है, ये कहता है एब्सोल्यूट रहता है। फीचर सिलेक्शन पे कहता है डज नॉट परफॉर्म फीचर सिलेक्शंस, ये फीचर सिलेक्शंस नहीं, कौन रेज, ये क्या करेगा परफॉर्म ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शंस, ठीक है। फीचर सिलेक्शंस का मतलब क्या होता है लेस इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर आर कंप्लीटली एग्जिट टू शिफ्टिंग देयर कोएफिशिएंट टू जीरो, जो उसकी वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा जीरो के आसपास हो जाएगा। मतलब आपका फीचर सिलेक्शन भी जीरो का मतलब क्या होगा अगर एम की वैल्यू जीरो हो गई तो उस कॉलम का कोई भी इंपॉर्टेंस रहेगा, तो ऑटोमेटिकली यही ये बता रहा है, ठीक है। ये क्या करता है स्क्वायर के बेस पे कहता है, तो ये क्या करता है ऑल्दो देयर कोएफिशिएंट आर रिड्यूस इन साइज मिनिमाइजिंग द ओवरफिटिंग, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा मिनिमाइज करेगा जीरो के आसपास करेगा लेकिन जीरो कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। कब कौन सा यूज करना चाहिए तो वो दिया हुआ है। ऑल प्रेडिक्टर आर पोटेंशियली रिलेवेंट, अगर आपको लगता है कि जितना भी कॉलम हमारे पास है हमारे वाई के लिए इंपॉर्टेंट है तब हम क्या करते हैं रेस का यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ प्रेडिक्टर क्या होंगे, प्रेडिक्टर मतलब जो एक्स है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करना सिंपल रहेगा, कोई भी चीज नहीं करना इसमें। सिंपल जहाँ पे लीनियर रिग्रेशंस लिखते थे सिंपल क्या लिख सकते हो, अगर याद होगा पाइपलाइन में ही हमने ऐड किया था सेम मेथड पे, तो यहाँ पे क्या लिखा था याद है LR लिखा था। LR में किस तरीके से था LR, तो उसमें क्या कहता है लीनियर रिग्रेशंस और इस तरीके से बना लिया था ऑब्जेक्ट, याद है। तो वही चीज क्या कर सकते डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए लिख सकते। तो मैंने यहाँ पे रेज और चूंकि अल्फा की वैल्यू हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं तो मैंने 1 रख दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और देन सारा प्रोसेस देखोगे तो सेम होगा, दिख रहा है। देन A to Z क्या होगा सेम होगा, तो सिर्फ जो चेंज होता है वो सिर्फ ये वाला चेंज होगा मॉडल बनाने में, और सारे लाइंस क्या रहेंगे सेम रहेगा, ठीक है। रिज के लिए ये रहेगा तो लेसो के लिए भी सेम रहेगा, तो जहाँ पे तुमने रिज लिखा है वहां पे क्या कर दोगे लेसो का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे हमने रिज लिखा था वहीं पे क्या किया सिर्फ एक लाइन कोड चेंज होगा, एक लाइन क्या सिर्फ एक मेथड चेंज होगा, ठीक है। वहीं पे मैंने क्या किया लेसो का यूज कर दिया है, ठीक है। सेम इसका कॉम्बिनेशन होता है, रिज और लेसो दोनों एक साथ यूज करना चाहते हो तो उसी को बोलते हैं इलास्टिक नेट, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है तो क्या कर सकते हो आप इलास्टिक नेट का यूज कर सकते हो। तो सिंपली हमने क्या किया जहाँ पे लेसो लिखा था उसकी जगह पे इलास्टिक नेट और अल्फा और L1 दोनों की वैल्यू आप इस तरीके से रखते हो, ठीक है।
मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, रेस का हो गया वैल्यू, और ये लेसो वाले के लिए हो गया। ठीक है, बाकी A to Z सेम है, अगर देखोगे ना कोड मिला के तो सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो तीनों में क्या है कि आपके पास एरर दिखेंगे। ठीक है, बाकी पॉलिनोमियल का एग्जांपल, पॉलिनोमियल को क्या करना होता है कि आपको हर एक फीचर्स क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? रेज, लेसो, इलास्टिक नेट। ठीक है, तीनों में क्या होता है, आपको सिर्फ डिफिनेशन फॉर्म में याद रखना है, और इसका यूज केस रेगुलेशंस के लिए यूज होता है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बस इसको देख लो। पॉलिनोमियल, आपके पास दो कॉलम है, x1 x2, और इसके बेस पे y प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, 2 3 5 8 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको क्या है, कुछ वैल्यूज इसमें भी है, मान लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशंस बनाना रहेगा, तो किस तरीके से बनाते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c, यही बनेगा। अब इसको क्या करना है, ये हमारा लीनियर हो गया, इसको पॉलिनोमियल में चेंज करना है, तो कैसे करते थे, पॉलिनोमियल में कैसे करते थे, याद है? तो सिंपली जो x होता था उसी का तो स्क्वायर कर देते, y इक्वल टू m1 x1 का स्क्वायर प्लस m2। अगर सबको स्क्वायर में करना है तो सब में कर सकते हो, या तो नॉर्मली किसी एक में इसको भी कर देते हैं, x2 का स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा पॉलिनोमियल, सॉरी क्या चला गया, कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक बनाना रहेगा तो पावर 3 कर देंगे, तो इसका पावर 3 2 1 इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो सबका भी 3 रख सकते हो। मतलब एक कोई इनमें से एक का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू था उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, याद है? तो इसको अगर मुझे चेंज करना होगा, कैसे चेंज करेंगे स्क्वायर में, इस कॉलम को स्क्वायर वाले में चेंज करना है, कैसे करोगे बताओ? मान लो इसका वैल्यू चेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट याद होगा तो ट्रांसफॉर्म का यूज करते थे। तो सिंपली क्या कर सकते हो, x1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर, ये करके दोबारा हम क्या करें, इसी में स्टोर कर सकते हैं। सेम इसके लिए भी कर सकते हैं, अगर सबको क्या करना है, स्क्वायर के बेस में चेंज करना है तो, है ना? तो ये जो सिंपल कर रहे हो, यही तो हमारा पॉलिनोमियल का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, कि आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सिर्फ क्या करते हो, जो एक्स है उसको ट्रांसफॉर्म करते हो, कितने में, तो ये जो पावर लिख रहे हो उतने में, अगर 2 लिख रहे हो बोल रहे हो तो 2 में चला जाएगा, 3 बोल रहे हो तो 3 चला जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम जो यूज करते हैं, इसका कोई क्या होगा, इस तरीके से, जिस तरीके से लीनियर मॉडल था, जिस तरीके से लेसोरीज लिखते थे ना, उस तरीके से नहीं लिखना होता। सिंपली हम कॉलम में क्या करते हैं, रीअसाइन का काम करते हैं। ठीक है, तो या तो एक एक करके रीअसाइन कर दो, या तो पॉलिनोमियल करके एक मेथड होता है, उसको यूज करो तो एक ही बार में सारे कॉलम के लिए कर देगा। ठीक है, तो वो चीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसका कोई क्या होता है कि आपके पास मॉडल नहीं है, ये सिंपली क्या है, आपके कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते हो। ठीक है, कैसे, तो ये चीज प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही पॉलिनोमियल फीचर्स के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जितना आप n की वैल्यू रखोगे उतना ही क्या होगा, सारे कॉलम के लिए पावर चला जाएगा, मतलब उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज सेम है सारी चीजें, ऐसा तो सारी चीजें चलो कोई नहीं, रख देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ वैल्यू रैंडम बना लिया है, ताकि क्या हो, मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, मैंने एक x की वैल्यू रखा है, एक y की वैल्यू रखा है, और इसके बेस पे एक प्लॉटिंग कर दिया है। ठीक है, ये दिख रहा है? तो हमारे पास क्या है कि नॉन लिनियरिटी दिखाना था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, ये डेटा जब हमने ट्रेड किया तो इसका क्या है, स्कैटर प्लॉट बना दिया है। तो ये किस तरीके से एक लीनियर लाइन के बेस पे कभी भी क्या होगा, ट्रेंड नहीं दिखाएगा। तो ये क्या नॉन लीनियर है, तो इसमें अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन लगा के लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल लाइन दिखेगा, है ना? अगर इसको वो ड्रॉ करना भी चाहेगा तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा, या तो इस तरीके से बनेगा, है ना? मतलब अगर यहाँ से लाइन बन रहा है तो उधर वो क्या कर रहा है, सही से ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या चाहिए, इस तरीके से एक परफेक्ट लाइन चाहिए, है ना? तो लाइन के ही इक्वेशंस में क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का यूज कर लेंगे, कि सबके जितना भी एक्स की वैल्यूज हैं सबको पॉलिनोमियल बना देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल वैल्यू हो गया। अब मैंने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया और सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया है, कुछ भी एडवांस नहीं, सिंपल हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन यूज किया है, LR वाला, जैसे आप यूज करोगे। ठीक है, और उसके बेस पे क्या किया, मैंने लाइन बना दिया है। ठीक है, अब ये जो लाइन बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है ना? जो क्या है, परफेक्ट फिट नहीं हो रहा है ना? अब इस लाइन को बैंड करना है तो कैसे करोगे,
तो आपको बताया ये लाइन इक्वेशन है, तो लाइन इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। तो क्या करोगे, x की जो वैल्यू वहां पे लग रहे हैं वहां क्या करोगे, उसका पावर बना देंगे। पावर कैसे बनाओगे, तो सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे कि पॉलिनोमियल उसका एक वेरिएबल रखा है, उसमें क्या क्या पॉली फीचर्स और डिग्री मतलब पावर कितना रख रहे हैं 2, और बायस मतलब कुछ वैल्यू c जो होता है ना उसको ऐड भी कर रहे हैं साथ ही साथ। अब पॉली डॉट फिट किया, फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करता था, याद है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करता था नीतीश, क्या करते थे, मीन मैक्स लिखते थे, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसके बाद मिन मैक्स को किसी कॉलम में अप्लाई करना रहता है तो क्या लिखते थे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ये कर रहे थे। इसका मतलब क्या था वहां पे कि उसमें से वो क्या करेगा, जो कॉलम हम ले रहे थे एक्स का, उसमें से मिनिमम क्या है वो फाइंड कर लेगा, मैक्सिमम क्या है वो फाइंड कर लेगा, और उसी कॉलम में अप्लाई करके दोबारा उसी में स्टोर कर देगा, है ना। तो हर एक वैल्यू का क्या करेगा, मीन मैक्स स्केलिंग के बेस पे 0 से 1 के बीच में चेंज करके दे देगा मुझे रिजल्ट। तो सेम काम तो ये भी करेगा ना, क्योंकि मुझे क्या करना था, जो भी एक्स है उसका क्या चाहिए मुझे, पावर बन के फिर वापस रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा कि हमारे लिए फिट एंड ट्रांसफॉर्म मेथड सब में कॉमन होता था, वो कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से ट्रेनिंग के लिए भी किया था, टेस्टिंग के लिए भी करना पड़ेगा। टेस्टिंग में हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, क्यों, ट्रेनिंग में फिट क्यों नहीं किया है, फिट का मतलब क्या था याद है, फिट अलग से भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म अलग से भी कर सकते थे, ऐसा करते क्यों थे, फिट जो होता था वो ट्रेनिंग डेटा में से क्या वैल्यू होगा वो निकाल के देता था, है ना, और उसी के बेस पे क्या करते थे, चेंज करते थे। तो मैंने बोला ट्रेनिंग के टाइम में जिस तरीके से चेंज कर रहे हैं उसी तरीके से चेंजेस टेस्टिंग में भी होना चाहिए, इसलिए इसमें फिट नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी फिर सिंपली क्या किया, लीनियर मॉडल यूज किया, देन सिंपली उसी तरीके से यूज किया, कोई भी चीज चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। जब इसका विजुअलाइजेशन आप ड्रॉ करोगे प्लॉटिंग करके, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कि जो पहले का रेड लाइन था वो कुछ इस तरीके से जा रहा था, अब मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके बनाया है, तो एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा कर्व होके। हम्म, तो ये चीज हम किसके बेस पे कर रहे हैं, पॉलिनोमियल के बेस पे कर रहे हैं। बाकी डेटा पॉइंट का अलग अलग कलर दिख रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग प्लॉट किया है, ठीक है। एक्स और वाई को रेड कलर में, देन ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में, ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर था एक। तो आपने सिर्फ एक लाइन ये ऐड किया, क्या क्या फीचर्स का, दिख रहा है। तो पुराने वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये पॉलिनोमियल फीचर्स बना रहे हैं, ठीक है, कौन से कॉलम को, तो जो भी हमारा एक्स ट्रेन था और एक्स टेस्ट था, ठीक है। और दोबारा क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया पॉलिनोमियल वाला। एक लास्ट देख लेते हैं फिर आपका। तब पॉलिनोमियल का समझ में आया, फिर एसजीटी का लास्ट रहेगा, ठीक है। ये जितने भी मॉडल है वो सारा ट्रेडिशनल मॉडल है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हो गया, ये यूज कभी कभी आता है, लेकिन रेगुलराइजेशन का क्या होगा, एज हम पैरामीटर यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। एसडीडी का मतलब क्या है, क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये क्या है, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग, improve करना, improve करना, छोटा करना और ज्यादा एक्यूरेट करना। सिंपल है, या तो पेज के बेस पे या तो टाइम के बेस पे आप क्या करो, चीजें रिड्यूस करो, है ना। जैसे उन्होंने बोला कि अच्छा ये काम कर ले रहे हो, तो बोला हाँ मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है 1 घंटे में कर रहे हो, तुम इसको ना आधा घंटे में करके दिखाओ, अभी क्या आएगा कि रियल वर्ल्ड में यूज कर पाएंगे, है ना। कि मान लो मैंने एक बेस्ट मॉडल बनाया, लेकिन वो मॉडल जब रन करते हैं ना तो सुबह स्टार्ट करते हैं और शाम को रिजल्ट देता है ना। और मुझे क्या चाहिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो मॉडल जितना भी परफेक्ट होगा हमारे किसी का नहीं है ना। मान लो स्टॉक मार्केट के लिए क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे 9 बजे ओपन करोगे तो उस समय क्या करोगे, जैसे प्रिडिक्शंस के लिए लगाओगे तो वो शाम को रिजल्ट देगा, तब उस दिन का कोई फायदा रहा। तो मतलब आपका मॉडल कितना भी एक्यूरेटली आंसर करेगा, 100% ही क्यों ना करे,
लेकिन जब उसका यूज केस खत्म हो जाएगा तो हमें इसको यूज करने से कोई फायदा नहीं है ना। मतलब एटलीस्ट आपका इतना टाइम ले कि उसी विद इन क्या हो ब्रैकेट टाइम में हमारा आ जाए आंसर, ठीक है। तभी हम उसको क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाएंगे, है ना? तो जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि रिसर्च पेपर पहले आते हैं, उसके बेस पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट बहुत बाद होता है ना, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऐसा क्यों? या तो एक्सपेरिमेंट होता है, बोलते हैं कि ये क्या है, बेस्ट वे है, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। लेकिन उस चीज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है ना। कि मैंने अगर एक प्रोडक्ट बनाया तो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा होगा कि जो नॉर्मल यूजर होंगे वो बाय ही नहीं करेंगे। एट द एंड कोई भी बिजनेस उसको हाथ नहीं लगाता कि ये ऑप्टिमल वे है, लेकिन अभी नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे मेरे पास क्या प्राइसिंग नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है, तो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो हम एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो अप्लाई करोगे, जो क्या करेगा, आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। मतलब कि जो आप वेट एंड बायस मैनुअली फाइंड कर रहे थे, बार बार डब्ल्यू की वैल्यू या तो एक बार में वो फाइंड करके दे दिया, अगर बेस्ट नहीं दिया तो क्या करते हो, लूप में चलाते हो, है ना। तो टाइम बहुत ज्यादा लेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज करेंगे, ठीक है। जिसका काम क्या रहेगा, यूज टू फाइंड द बेस्ट वेट्स फॉर द मॉडल लाइक लीनियर रिग्रेशंस, कि हमारा बेस्ट वेट क्या हो सकता है वो तुम फाइंड करके दे दो, ठीक है। एंड देन कंप्यूट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन यूजिंग अ फार्मूला कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन, जो हम लोग बोलते हैं। बट विद द लार्ज डेटा सेट बिकम स्लो और मेमोरी इंटेंसिव, ठीक है। अभी हमारे पास क्या था, 1000 2000 डेटा थे तो काम चल जाएगा। यही चीज हमारे पास लाख डेटा होगा तो क्या होगा, तो ये आपका जो ट्रेनिंग का टाइम होगा वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्लो हो जाएगा। और जितना ज्यादा ट्रेनिंग होगा, जितना ज्यादा डेटा होगा, उतना ज्यादा मेमोरी भी ये इंटेंसिव रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तो रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्ट हम पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे? तो उसमें से एक हमारे पास होता है ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास क्या है, मिनिमम। ग्रेडियंट का मीनिंग समझ में आता है, बेसिक। ग्रेडियंट सुना है? क्या होता है ग्रेडियंट? नहीं सुना? ग्रेडियंट कलर सुना होगा मेरे ख्याल से। क्या होता है ग्रेडियंट कलर? नहीं? कलर्स दिखते हैं ना उसमें। तो जिसमें एक से ज्यादा कलर होते हैं, क्या करते हो, जब भी हम लोग ने डैशबोर्ड बनाया था तो बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर लगाया था। ग्रेडियंट बैकग्राउंड इस तरीके से लिखते थे और इस तरीके से आता था, याद है? तो इसमें क्या है कि मिनिमम 2 कलर का मिक्सचर रहता है ये, है ना। तो ये चीज ग्रेडियंट कहलाता है ना। और डिसेंट का मीनिंग क्या होता है, कि लोवेस्ट वैल्यू की तरफ, ये लोवेस्ट इंटेंसिटी, इधर डार्क कलर है तो डार्क कलर से लाइट कलर की ओर जाना है, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। तो सेम काम हम अपनी इसमें क्या करते हैं, एल्गोरिथम में करते हैं। कि हमारा एरर जो है, भी मान लेते हैं मैक्सिमम है, तो हमारा एरर मिनिमम कहाँ पे हो सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो वैल्यू, मान लेते हैं पहली बार में एरर यहाँ पे आया, ठीक है। तो आप एम और सी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करोगे, तो या तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा, या तो डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज डिक्रीज के साथ क्या होगा, कुछ वैल्यू इंक्रीज होगा, या किसी तरीके से, मतलब कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन मेरे लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, कि एम की वैल्यू भी सही हो जाए और हमारा जो एरर था वो भी रिड्यूस हो जाए, है ना। तो मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू से था वो मिनिमम वैल्यू की ओर जाना चाहिए, मतलब डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट का मतलब सिंपल होता है कि आप जो स्टेप जाते हो वो इंक्लाइन से डिक्लाइन की ओर जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लाइन का मतलब होता है कि जो एरर है वो मिनिमम होते जाना चाहिए। अगर वो एरर मिनिमम होते जा रहा है तो आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा, या तो बहुत कम मिनिमम होगा, या तो ना के बराबर होगा, है ना। और वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल एम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको ग्राफ फॉर्म में भी दिखाना चाहो, इसको ग्राफ फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हमारा क्या है, इधर एरर है और इधर क्या है, एम की वैल्यू है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी एरर यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, ग्रेडियंट डिसेंट के बेस पे तो ये एरर धीरे धीरे कम करता जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट ला के देगा, यहाँ पे क्या होगा, एम का हमें एक ऑप्टिमल वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर भी कम होगा और एम की वैल्यू हमें बेस्ट मिल जाएगी। एंड देन एम की वैल्यू अगर दोबारा इंक्रीज करते हो तो ये क्या हो सकता है, मे बी इंक्रीज हो सकता है, दोबारा हो सकता है डिक्रीज हो जाए, और भी डिक्रीज हो जाए, हो सकता है कुछ और भी इंक्रीज हो जाए, है ना। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये वैल्यू कैसे मिल रहा है, तो मिनिमम एम हम इसमें तो बुला रहे हैं, और ये एक ही बार में अगर आपको लाना है तो यहीं पे यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। समझ में आया?
तो ये हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है, जिसको dy बाई dx बोलते हैं। ठीक है, तो यही हम यूज करेंगे। अब इसमें जो लूप होल रहता है वो, आप यहाँ पे m की जो वैल्यू होती है वो रेंज फिक्स करना पड़ता है हमें। ठीक है, हमें बताना पड़ता है कितने से कितना जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी जाएगा, दोबारा देख रहे हो तो यहाँ पे भी हमारा क्या और भी मिनिमम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन मैंने रेंज यहाँ पे रखा। तो यही चीज क्या होता है, हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में देखना पड़ता है, क्योंकि रेंज जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा फिर टाइम इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात होगी। ठीक है, कि एक बार में dy बाई dx मिल रहा है तो आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेम चीज क्या होगा, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ तक का कोड सेम है। हमने क्या किया, एक नॉर्मल हाउस इसी में था, स्केलन का तो क्या था, प्रैक्टिस डेटा सेट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बोस्टन हाउसिंग प्राइसिंग का उठा लिया, सेम हाउस प्राइस था इसी में ही है। एंड क्या किया, स्केलिंग किया, ये सारा चीज किया। जहाँ पे हम लीनियर लिखते थे यहाँ पे क्या लिखा है, SGD लिखा है, SGD रिग्रेसर्स लिखा, और कुछ भी चेंज नहीं किया। इसके अंदर क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर में मैक्सिमम इटरेशंस, क्या मैक्सिमम कितनी बार वो मॉडल बनाना चाहते हो, तो मैंने बोला 1000 बार बनाना चाहते हैं तो 1000 में से जो बेस्ट टाइम की वैल्यू होगी वो ला के दे देना। ठीक है, लर्निंग रेट मतलब होता है कि जो m की वैल्यू बार बार इंक्रीज डिक्रीज होगी वो क्या करोगे, तो खुद अपने से यूज कर लेना। और वो कितने रेट से होगा, तो उसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं लर्निंग रेट। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दूं, मान लेते हैं हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, m और c, सॉरी m और इधर एरर। ठीक है, एरर हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे दूसरे पॉइंट में जाना है, तो इसके बीच का हम जो एरर रिड्यूस कर रहे हैं वो कितने से रिड्यूस करना चाहते हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं लर्निंग रेट, जिसको ईटा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका लर्निंग रेट छोटा होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, है ना। कि मेरा एरर क्या है, ये एरर है, उसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लेते हैं 100 एरर है। ठीक है, अब हर बार मैं क्या करूंगा कि पहली बार जितना था उसमें से 10 को मैं माइनस करूंगा, तो मेरे लिए क्या होगा, लर्निंग रेट 10 का होगा। ठीक है, मान के चल रहे अभी। तो दूसरी बार जो इटरेट करेगा एरर कितना आएगा, 90, तो मतलब ये यहाँ पे आया। देन तीसरी बार क्या होगा, क्या आएगा, फिर आगे करेगा तो 80 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से रिड्यूस होता जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, 0 आ गया, है ना। देन ये क्या होगा, क्योंकि ये सारा चीज मॉडुलस में रहता है, अगेन अगर इससे ज्यादा m की वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इंक्रीज भी होता जाएगा। मतलब आपको ऑप्टिमल वैल्यू कहीं एक जगह पे ही मिलेगा, ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा तो कहीं पे मिलता है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल वैल्यू, है ना। अब ये जो आपने 10 रखा, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, 0 तक आ सकता है। अगर इसको मैंने क्या कर दिया, 30 रख दिया, तो क्या होगा, पहली बार में 70, दूसरी बार में 40, तीसरी बार में 10 और चौथी बार में माइनस बोल सकते हैं, ये +20, यही बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे 0 मिला ही नहीं, स्किप हो गया। तो अगर लर्निंग रेट है ज्यादा रखोगे तो स्किप होने का चांस रहेगा, और अगर छोटा रखेंगे तो मान लेते क्या है, बहुत ज्यादा मान लो मैंने यहाँ पे 30 रखा था, 10 रखा था, और फिर रख देता हूँ 2 का। अब दूसरी बार कितना होगा, 98, 96। तो इसको रिड्यूस होने में कितना लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। मान लो कि एक बार इटरेट करने में उसको 1 सेकंड लग रहा है, तो ये 50 टाइम इटरेट करे तो 50 सेकंड लगेगा, है ना। तो इसमें टाइम बढ़ जाता है ना। तो दोनों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, अपने हिसाब से ये लर्निंग रेट रखते हैं। आगे जाके इसी में क्या होता है, काम होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आगे जाके एडेप्टिव मोमेंटम। ठीक है, जो फिजिक्स का मोमेंटम है ना उसी से आया, कि जहाँ पे हमें स्पीड पे जाना है, मतलब जहाँ पे एरर ज्यादा है वहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एरर जो लर्निंग रेट है उसको इंक्रीज कर देंगे। जहाँ पे लगता है कि मुझे क्या होगा, आगे जाके एरर कम हो सकता है, तो वहाँ पे लर्निंग रेट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। जैसे आप नॉर्मली कार चलाते हो, हाईवे देखते हो तो क्या होता है, स्पीड बढ़ाते हो। नॉर्मल क्या होता है, ट्रैफिक आती है तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करते हैं, है ना। तो वो चीज़ ये ऑटोमेटिकली करेगा कैसे, तो हम लोग इसमें मोमेंटम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे जाकर डीप लर्निंग में देखोगे। ठीक है, अभी बेसिक हम क्या करते हैं, खुद से ही डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, स्टार्टिंग लेवल में है, जब मशीन लर्निंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी चैट जीपीटी नहीं आया है। ठीक है, तो उस समय क्या कर रहे थे, मैनुअली ये वैल्यू हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो इसका बाय डिफॉल्ट होता है, टेंस के मल्टीप्लिकेशन में रखोगे तो ये रिजल्ट अच्छा देगा। या तो 0.001 रख लो, या फिर 0.1 रख लो, या 1 रख लो, 10 रख लो, या फिर 0.001 रख लो। इस तरीके से कोई भी वैल्यू रखोगे, टेंस के मल्टीप्लिकेशन में रखोगे तो आपका जो स्मूथ रिजल्ट आता है वो जल्दी आता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या होता है, इसके अंदर लिखा रहता है। ये चीज हम लोग मैनुअली भी अपने खुद से बना सकते हैं। आपको सिर्फ लूप चलाना है और बार बार m की वैल्यू चेक करनी है, और उसमें से जो बेस्ट वैल्यू होगी उसको बस एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके रख देना है, और कुछ नहीं करना है।
ठीक है। एंड देन सिंपली क्या करते हो, मॉडल डॉट फिट, और ये आपका बनकर तैयार है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने क्या किया, यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यही चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया है। अब उसके बेस पे क्या है, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब इसमें एस जी टी, मिनी बैच, ये सारी चीज़ें क्या होती है। मीन इस एस जी टी देखो, एक होता है बैच, एक ग्रेडियंट डिसेंट में होता है बैच। बैच का मतलब है एक ही, जितना आपके पास 1000 डेटा है, एक ही बार सारा चला जाएगा एक इटरेशन में, और उसके बेस पे क्या होगा, एरर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एक ही बार चला जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, अगर मान लो 1 लाख डेटा है, 10 GB का है, तो एक ही बार वो क्या होगा, पूरा का पूरा मॉडल डॉट फिट में चला जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका रैम ही उतना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला उसको कि ठीक है तो तुम मिनी बैच में बना दो, कि 1000 है तो उसको क्या करो, 10-10 या फिर 100-100 के बैच में बना दो, और क्या करो, मॉडल बनाते जाओ। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इफिशियंट होगा, मेमोरी इफिशियंट भी है ना, और टाइम इफिशियंट भी है ना, तो वो थोड़ा सा बच गया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, एक्यूरेसी की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कि क्या है कि हमेशा 100 रहे। तो हम क्या करते हैं, एसजीडी का यूज करते हैं। एसजीडी क्या करता है, हर एक डेटा पॉइंट्स का एरर निकालता है और उसको स्टोर करके उसी बेस पे कैलकुलेट करता है, तो इसमें टाइम ज्यादा थोड़ा सा लग जाता है, मिनी से ज्यादा एसजीडी में टाइम लगता है, बट जो एक्यूरेसी रहता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो इसीलिए फाइनल हम लोग क्या यूज करते हैं, एसजीडी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं जो इसमें क्या होते हैं, वेरिएंट बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यही चीज यूज करना था हमें। ठीक है, ये समझ में आया एसजीडी का। ये इंटरनली हम लोग हमेशा यूज करते हैं, आप यूज नहीं भी करोगे तो आगे के जितने भी एल्गोरिदम होंगे, इंटरनली एसजीडी का ही यूज रहता है उसके अंदर। ठीक है, ताकि वो एम और सी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट बेस्ट फाइंड करके देते हैं। ठीक है, बाकी एक ऑयलेस का होगा। ऑयलेस सिंपल क्या था हमारे पास, जो बताया था अभी, ऑर्डिनरी लिस्ट था, जो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, तो एक्स और वाई के बेस पे। ठीक है, तो वही चीज हमारा ऑयलेस का होता है। ठीक है, ऑयलेस का अगर मेथड देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ और कोड भी दिखा दूंगा। ओ एल एस रिग्रेशन। ठीक है, इक्वेशंस कहीं दिया है यहाँ पे, देखिए। थोड़ा सा लोड हो जाए। ये दिख रहा है, तो ऑयलेस में भी आपको कुछ नया फॉर्मूला नहीं देखने को मिलेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो आप एक तरीके से देखोगे ना तो लाइन इक्वेशंस ही दिख रहा होगा, है ना। लेकिन ये लाइन इक्वेशन से पहले का इक्वेशंस होता था। ठीक है, जब लाइन इक्वेशंस इन्वेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी से इसको सिंप्लीफाई करके लाइन इक्वेशंस बनाया गया था। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या रहता है, सेम एजम्पशंस रहते हैं जो लीनियर का एजम्पशंस था। ठीक है, बाकी इसका एरर कहाँ पे, एरर का फॉर्मूला ऑयलेस का यहाँ पे नहीं लिया बोले इसको, तो मैं इसके इमेज के बेस पे ही दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि इमेज में क्या होता है, एक ही बार में मिल जाता है। एग्जैक्ट, आप यहाँ पे देखोगे ना, सेम चीज दिख रहा होगा, सम ऑफ स्क्वायर एरर, कि जो हमारा क्या था, एक्चुअल वाई था और जो प्रेडिक्टेड वाई था उसका जो स्क्वायर ऑफ करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, एरर होता था, और उसी को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यही चीज हम क्या कर रहे थे, सेम फॉर्मूला लीनियर रिग्रेशंस के लिए यूज कर रहे थे, सिर्फ एरर कैलकुलेट करने के लिए, याद है। तो यही हमारा क्या था, ऑयलेस होता है। तो एलएस में निकालने के लिए सिंपल क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर नहीं रहता था उसमें, क्या रहता है, स्क्वायर एरर रहता था। ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए क्या रहेगा, क्योंकि ये पुराना मेथड है तो आपको साइकिट लर्न के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैट्स लाइब्रेरी आपने यूज किया होगा और याद होगा तो, याद है, स्टैट लाइब्रेरी याद है। अच्छा कोई नहीं, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, स्क्रैच से भी कर सकते हो। स्क्रैच से मतलब क्या है, नमपाई का यूज करके आप नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या किया है, डेटा ट्रांसफॉर्म किया है, कॉफिशिएंट और हमारा स्लोप इसके बेस पे आ रहा है। अंदर हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, याद है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, एम एक्स प्लस सी करते थे, यहाँ पे एम और एक्स के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन होता था, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन था, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन। ये डॉट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं,
जब हमारे पास सिंपल एक ही डेटा हो, जब हमारे पास मल्टीपल रोज और कॉलम होंगे, इस तरीके से डेटा होगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सबको एक ही साथ कंपाइल कंपाइल कर सकते हो। मतलब जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेगा, और सारे इक्वेशंस को अगर एक साथ सॉल्व करना है पैरेलली, तो हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक ही साथ आपको अगर मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करने हैं, क्या नीतीश, इधर देख लो, जब आप एक ही साथ क्या कर सकते हो, हर एक लाइन का, हर एक कॉलम, सॉरी, हर एक रो का इक्वेशन से एक साथ सॉल्व करना चाहते हो, जिससे क्या हो, टाइम रिड्यूस हो, तो वहीं पे आता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक ही बार में क्या करता है, ये सारी चीजें को क्या करेगा, कैलकुलेट करके दे देगा। इसको कैसे करते हैं, तो आप मल्टीप्लीकेशन अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो उसी चीज को यहाँ पे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही चीज हमने क्या किया, नंपाई के थ्रू किया है, कि जो भी हमारा एक्स होगा, डॉट जो हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा एम की, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, और उसके बेस पे मुझे वाई प्रेडिक्ट मिलेगा। ये सिंपली बोल सकते हो कि वाई इक्वल टू एम और एक्स है यहाँ पे। ठीक है, एम और एक्स बोल सकते हो, प्लस बी ऐड नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे ऐड नहीं होता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बाद में ऐड कर सकते हो, ये हमने किया। अब ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, तो मीन से हर एक डेटा पॉइंट का डिफरेंस कितना है, स्क्वायर स्क्वायर है, और इसमें क्या है कि एक्चुअल वाई और प्रेडिक्टेड वाई के बीच का कितना डिफरेंस है वो है। ठीक है, जब आप दोनों निकालते हो, एस एस टी और एस एस आर, ठीक है, इसको यही बोलते हैं, एस एस टी और एस एस आर। ठीक है, और सी बीच का रेशियो, ठीक है, आर टू क्या होता था, 1 - SSRS डिवाइडेड बाय SST, यही होता था। जैसे करोगे तो वही हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी निकल जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा क्या था, वैल्यू था। तो ये सिंपल क्या होगा हमारे पास, ऑयलेस हो गया, और डायरेक्टली ये स्टेट्स मॉडल के अंदर भी मिलेगा आपको। तो इतना समझ में आया, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये फाइल को आप क्या करोगे, एक बार रन करके सारी चीजें देख लेंगे जी। सर ये फाइल शेयर करते रहना सर। ठीक है, इसीलिए रुके हुए थे क्या सब, सब बोल रहे होंगे कहाँ। साथ करिए।